ईदर डाई या हीरो। या तो तुम कुछ करते करते इस तरीके से उस प्लेस से चले जाओगे। मरने का मतलब यहाँ पे मेटाफोरिकल है। मरने का मतलब डेथ नहीं है। मरने का मतलब है किसी भी सिचुएशन प्लेस टाइम में जो तुम्हारा रोल है। यू ईदर डाई या हीरो। आप किसी सिचुएशन में कुछ इनपुट दे रहे थे, है ना, और तुम्हारे उस इनपुट से आउटपुट ज़्यादा आ रहा था। एवरी वन वॉज लाइकिंग यू इन दिस इको सिस्टम। तो यू ईदर डाई या हीरो। पता होना चाहिए व्हेन इज द राइट टाइम टू एग्जिट। समझ पा रहे हो मतलब? नहीं, किसी पार्टी में गए, ठीक, तुम बोलते बहुत अच्छा हो, है ना, तुमने बहुत अच्छा परफ्यूम पहना है, परफ्यूम पहनते हैं, कपड़े पहने हैं। अब तुमने बोलना शुरू किया, तुम 8 बजे पार्टी में गए। अब तुमको लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक रिस्पेक्ट करेंगे। इसके बाद भी इफ़ यू आर डूइंग द सेम थिंग्स, दिस विल बिकम वेरी रेपिटेटिव। एंड द मोमेंट इट बिकम्स रेपिटेटिव इट बिकम्स बोरिंग। जैसी बोरिंग होगा वो डिसरिस्पेक्ट आएगा। डिसरिस्पेक्ट आएगा तो यू ईदर डाई या हीरो, या तो टाइम से एग्जिट ले लो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योर सेल्फ बिकम द विलन। ये हर रिलेशनशिप में भी एप्लीकेबल है, लाइफ में भी एप्लीकेबल है। समझ में आ रहा है? तो एंट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? द राइट टाइम टू एग्जिट, किसी भी जगह से। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में तुम्हें? अभी हम आते हैं बजट पे। तो ईदर डाई या हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योर सेल्फ बिकम द विलन, इस पे कैसे जस्टिफाई करोगे प्रैक्टिकली जब होगा तो? 8 बजे बैठूंगा तो? मैं तुमको विलन कंसिडर ही नहीं करता। आई डोंट कंसिडर यू एज माई कॉम्पिटिशन भाई। तुमको ये क्यों लगता है? तुम लोगों को मैं ऐसा नहीं, मैं तुम लोगों को हुल नहीं देता हूँ, पर मैं जिस लाइफ सिचुएशन एज में हूँ, तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो बिकॉज ऑफ माई वर्क। इंडिविजुअली मैं कभी ये सोचता थोड़ी हूँ कि तुषार शर्मा क्या कर रहा होगा। नहीं भाई, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैं ये क्यों सोचूंगा? जब मैं अपना कर रहा हूँ तो आई डू माई परफॉर्म माई ड्यूटी वेल। उसके अलावा मैं थोड़ी सोचता हूँ याजदा क्या कर रही होगी, याद उसने स्कार्फ किस कलर का पहना है। नहीं भाई, हाँ, बस मुझे पता चलता रहता है कि तुम बहुत दिन बाद आए हो। चलो लिखो। अच्छा, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म बजट? एक ही क्लास करेंगे और बजट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बजट में जो भी पूछेगा वो एग्जाम में हो जाएगा, और उसके बाहर अगर आता है तो किसी को नहीं आता है। समझ में आ रहा है? मतलब मुझे जितना मैंने पढ़ा है समझा है, उसी लेवल के बच्चे तो बैठेंगे। हमसे मुझसे इंटेलिजेंट बच्चा बैठेगा? नहीं बैठेगा यार। इंटेलिजेंट बैठ सकता है, लेकिन मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है। मैं उससे 5-7 साल ज़्यादा पढ़ा हुआ हूँ। तो पहले तो समझो बजट होता क्या है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज़ योर मंथली बजट, इसका क्या मतलब है? हाँ, इज बजट एसोसिएटेड टू इकोनॉमिक्स ओनली? क्या बजट सिर्फ की बात करता है? बजट किस किस चीज़ का बजट हो सकता है? लेकिन मैं किसी से बोलता हूँ मेरा बजट ये है, मतलब और ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ? हाँ, तो बजट है। नहीं, बजट बड़ा भी हो सकता है। आप 100 करोड़ को लिमिटेड बोलेंगे? द अमाउंट ऑफ इनपुट दैट वन कैन गिव इज बजट। बजट को कभी भी इकोनॉमिक सेंस में मत समझो। बजट किसी भी चीज़ का हो सकता है ना। हीट बजट भी तो हो सकता है। सन जितनी रेज इधर फेंकेगा, इधर अर्थ की तरफ, वो उसका हीट बजट होगा। द अमाउंट ऑफ इनपुट दैट इट कैन बजट नहीं, दैट इट कैन बजट। समझ में आया? बोलो। हाय सुजल, बजट मतलब समझ में आया? द अमाउंट ऑफ इनपुट दैट वन कैन इज बजट। अब बजट कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स। इट कैन हैव इकोनॉमिक मीनिंग ऑल्सो, एंड इट कैन हैव जोग्राफिकल मीनिंग ऑल्सो। सोशल मीनिंग भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? बजट बहुत जेनरिक शब्द है। यहाँ तक ये समझ में आया? अब देखो, यहाँ पे आदित्य चौहान खड़ा है। आदित्य चौहान को अपने नेक्स्ट महीने के खर्चे देखने, लेट्स से फ्रॉम फेब्रवरी टू मार्च, ये एक महीना जो फेब्रवरी का है, ये कैसे निकलना है? तो आदित्य प्लीज टेल मी, कहाँ कहाँ आपका पैसा खर्च होता है? आई नॉट आस्क यू हाउ मच, बट कहाँ कहाँ खर्च, सब लोग से पूछते हैं। चलो कुछ एक एक चीज़ बताते चलो, कहाँ कहाँ तुम्हारे खर्चे होते हैं। और XYZ एक स्टूडेंट मान लेते हैं, एक्स स्टूडेंट है। जल्दी बताओ याजदा, कहाँ पे खर्चा होता है तुम्हारा? ट्रांसपोर्ट। चलो आगे बताओ। स्टेशनरी। और रेंटल, वेरी गुड। हाँ, फूड, वेरी गुड। और कहाँ खर्चा करते हो? पार्टी। हाँ, शुभम आई आस्क फॉर द PPT, मैं पूछ लूंगा ना। द क्लास इज लाइव। ठीक। देखो एक चीज़ समझो यहाँ पे, मेंटेनेंस और क्या है बताओ?
ट्रांसपोर्टेशन हो तो गया भाई कितनी बार। डेली नीड्स जैसे मिल्क, फूड में आ गया वो। जल्दी बताओ। और क्लोथिंग, अरे कुछ तो कपड़ा पहनते हो ना। क्लोथिंग, और मोटा मोटा ये बजट है। अब मुझे एक बात बताओ, पहले तुम अपने खर्चे जोड़ते हो या पहले तुम अपने अपनी इनकम? बताओ बजट कैसे बनाते हो अपना? जेब में पैसा पहले देखते हो फिर चीज़ डिसाइड करते हो, कि पहले चीज़ डिसाइड करते हो और फिर देखते हो कैसे कमाएंगे? हम तो उल्टा करते हैं। सच में उल्टा करते हैं। दिस इज़ माई नीड। मुझे तो करना पड़ेगा अपने कामों के लिए। मैं पहले बजट सेट करता हूँ। हाँ, बेस्ट नहीं बता, तुम बताओ तुम क्या करते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं पहले बजट सेट करता हूँ। नहीं मतलब पहले इनकम ये सेट करता हूँ, खर्चे कितने होंगे, उसके बाद देखता हूँ कमाना कैसे है। इन्वेस्टमेंट की कोई बात ही नहीं करते। अब तो तुमसे पूछ रहा हूँ, जब तुम अपना ये बिल बनाते हो, पहले अपने खर्चे देखते हो या पहले अपनी इनकम? इनकम, खर्चा देखते हो? कौन देखता है खर्चे पहले? तुम देखते हो खर्चे? खर्चे देख। अब इसे खर्चे के हिसाब से तुमने वो सोचा मैं लाकोस्टे का शर्ट पहनूंगा रुपये 5,000 का। क्यों पहन सकते हो? तो अब तुमने पहले अपने खर्चे बना लिए, अब इस प्रपोर्शन में चलोगे तो तुम्हारा तुम्हारा खर्चा कितना होना है ना? फिर रेंटल भी तुम्हारा अंसल का होगा, शालीमार का होगा ना। फिर नरई का रेंटल थोड़ी होगा। अगर पहले तुमको अपना वो डिसाइड करने को मिल रहा है, क्या बताओ? पहले क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? हाँ, पहले अपनी इनकम देखोगे। अब लेकिन अब देखो, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, तुम एक इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल पहले अपना क्या देखेगा? इनकम। फिर इस इनकम से अपना एक्सपेंडिचर डिसाइड करता है। ठीक। अब जो कॉर्पोरेट्स होंगे या जो गवर्नमेंट होगी या कुछ इंडिविजुअल होंगे, ये पहले क्या डिसाइड करेंगे? पहले देखेंगे मेरा एक्सपेंस कितना है। अब उसने देखा एनुअल एक्सपेंस मान लो 50 है। अब वो 50 लाख कमाने के तरीके देखेगा कि मैं 50 लाख लाऊंगा कहाँ से। समझ में आ रहा है? उसके लिए क्या डिसाइड हो गई? एक्सपेंडिचर। अब वो देखेगा कहाँ से लाना है। अब उसमें वो कभी कभी बोरो भी कर लेगा। तो 50 लाख की उसकी क्या थी? एक्सपेंडिचर साल की। उसने टर्नओवर बना ली 46 लाख की अपने सब काम से। अभी 4 लाख वो क्या करेगा? बोरो कर लेगा, जिसको कहते हैं क्रेडिट। समझ में आ रहा है? सारे उधार खराब नहीं होते हैं, वो कभी और समझेंगे। उधार का मतलब खराब नहीं होता है। अब देखो, सेम चीज़ गवर्नमेंट करेगी किसके लिए? क्या अगले? कौन करेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पहले क्या देखेगी? देश में क्या क्या खर्चे हो सकते हैं हमारे। सरकार की तरह सोचते हैं। लेट्स बिकम मोदी जी। बताओ अब हमें देश के लिए बजट बनाना है, क्या पहले पहले बताओ याजदा क्या खर्चा होगा देश पे? बेसिक नीड्स में क्या? फूड। उसके लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सुना है? राशन शॉप्स। 1 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल, 3 किलो मोटा अनाज। पीडीएस। अभी का दूसरा खर्चा बताओ गवर्नमेंट का। अच्छा एक चीज़ और बता दो जल्दी से। जो पीडीएस की शॉप होती है उस पर 1 2 3 रुपए का मिलता है अनाज, किलो नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। तो क्या बनाने में भी वही कॉस्ट आती होगी? अगर गेहूँ सरकार 2 किलो बेच रही है तो सरकार जब गेहूँ बनाती है, वीट बनाती है, तो किलो का बनाती है? नहीं। अप्रॉक्सीमेट गवर्नमेंट प्रोक्योर्स इट एट द रेट ऑफ 24 to 25 रुपीज़। मैं फैक्ट बता रहा हूँ। 2 रुपए में देती है, 25 रुपए में वो देगी, ट्रांसपोर्ट करेगी। एपीएमसी मंडी होती है उसका खर्चा करेगी गोदाम्स में, फिर डिस्ट्रीब्यूशन शिप करने के लिए किसी को देगी, वो पीडीएस शॉप में देगा। क्या आता है लगभग सरकार का 24 से 25 रुपए पर केजी। मिलता कितने में? 2 रुपए। 1 रुपए कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। तो ये सब्सिडी लिख दूँ? हाँ, सब्सिडी, सिलेंडर की सब्सिडी, खाने की सब्सिडी, बहुत चीज़ों में सरकार क्या देती है? सब्सिडी। और बताओ सरकार का बड़ा बड़ा खर्चा क्या होगा? सिलेंडर वो तो गया सब्सिडी में। अरे गैस सब्सिडी। इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर? बताओ। क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में क्या लगती है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जितना बढ़ेगा उतना क्या बढ़ जाएगा? प्रोडक्शन। अरे मैंने अपनी फैक्ट्री लगाई 1 करोड़ में, जो किलो अनाज देती थी। अब मैंने 1 करोड़ और बढ़ा दिए तो 2 करोड़ लगाया, अब 200 किलो अनाज आएगा ना। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो क्या बढ़ा? प्रोडक्शन बढ़ा। अब प्रोडक्शन बढ़ा तो क्या बढ़ा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। क्यों एम्प्लॉयमेंट बढ़ी? अभी 10 लेबर लग रही थी, अब 20 लेबर लगेगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो लेबर लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, पैसे सैलरी मिलेगी उनको। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो उनकी क्या बढ़ गई? इनकम बढ़ी। समझ? इनकम आएगी जेब में, कुछ इनकम खर्च होगी और कुछ इनकम सेव होगी। तो कुछ चली जाएगी सेविंग्स में और कुछ चली जाएगी एक्सपेंस में। एक्सपेंस करेगा, मार्केट में चीज़ खरीदेगा, तभी तो मार्केट में और इन्वेस्टमेंट होगी, तभी तो वो और प्रोड्यूस करेगा। देखो इन्वेस्टमेंट साइकिल होगी। और जो करेगा
वो बैंक में डालेगा, और बैंक वाला क्या करेगा, उधार दे देगा, उसी को लोग क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। तो सरकार का एक मोटा खर्चा जाता है किसमें, इंफ्रा। इंफ्रा मतलब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से नौकरियां पैदा हो रही है ना, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है। देखो सारे पैरामीटर्स बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन मतलब जीडीपी बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, इनकम बढ़ी सबकी, पर पर कैपिटल इनकम बढ़ी, लग्जरी लाइफ होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, सेविंग्स बढ़ेगी, तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पैसा लेंड करेंगे। और अगर एक्सपेंडिचर करेगा आदमी मार्केट, ज़्यादा खरीद रहा है, ज़्यादा खरीद रहा है मतलब पहले तुम एक साल एक जूता चला रहे थे, अब तुम एक साल में 4 बार जूते खरीद रहे हो, तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा ना जूतों का। एक कंबाइन इफेक्ट देखेंगे। तो एक बड़ा खर्चा कहाँ चला गया, इंफ्रास्ट्रक्चर। एक छोटी सी चीज़ समझ लो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जल्दी बताओ। देखो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज टच्ड, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, कैनाल्स, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल का बिल्डिंग, ऑल ऑफ दीज कैन बी टच्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। टावर्स लगा दिए। एक बचा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज समथिंग विच इज नॉट टेंजिबल, विच कैन नॉट बी टच्ड। एजुकेशन पे पैसा खर्च किया, पैसा खर्च कर दिया, है तो ये भी क्या, इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है, पक्का। तो सरकार का मोटा खर्चा कहाँ चला गया, इंफ्रा में, एक चला गया सब्सिडी में, और जल्दी जल्दी बताओ। एक बहुत मोटा खर्चा हम लोग भूल गए, इसको प्रोटेक्ट करने का भी कुछ खर्चा है, डिफेंस। और बताओ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो खर्चा होगा, कौन कर रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो तो व्यापारी करेगा। और अगर सरकार को हेल्प करना होगा तो सब्सिडी है, तो फूड सब्सिडी मतलब फूड सब्सिडी मत समझो भाई, सब्सिडी मतलब सब्सिडी। जैसे सरकार को अगर अपने आम बिचवाने हैं तो सब्सिडी देनी है, तो सरकार वो सब्सिडी में काउंट कर लेगी, है ना। और बताओ जल्दी से, डिफेंस में खर्चा है, इंफ्रा में खर्चा है, सब्सिडी में, और देश में चलाने के लिए कितने ऑफिसर्स लगे हैं, उनको सैलरी देते हैं, ट्रैफिक पुलिस को सैलरी, आईएएस ऑफिसर को सैलरी दे रहे हैं, इनका भी तो कुछ खर्चा है, बड़ा खर्चा है। जितने लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं सबके पास पैसा पहुंच रहा है, तभी तो देश चल रहा है। यहाँ तुम आज़ाद कैसे बैठे हो, क्योंकि मुझे डर है, यहाँ पुलिस स्टेशन है। समझ में आ रहा है तो वो भी तो एक सरकार का खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा एक चीज़ मैंने और बताई, जब आप पहले अपने खर्चे डिसाइड करते हो तो आप कभी ना कभी लोन लेते रहते हो क्रेडिट पे, क्योंकि आपको पता है फिक्स खर्चा है ना। तो अब जो मैंने लोन लिया है उस पर मैं ब्याज भी तो भरूंगा। समझ में आ रहा है, मान लो 50 लाख खर्चा है, 40 लाख कमाया, 4 लाख का घाटा है, तो 4 लाख के घाटे का लोन भरूंगा। समझ में आ रहा है, तो उसको मैं इंटरेस्ट पेमेंट बोल दूँ। इस पे भी तो सरकार का बहुत सारा खर्चा जाता है। मैं तुम लोग को बताऊंगा, तुम लोग देखोगे, इंडिया की इनकम है लगभग कुछ 34-35 लाख करोड़, और इंडिया का खर्चा है लगभग 50 लाख करोड़। तो 8-9-10-12 लाख करोड़ हम क्या करते हैं, उधार लाते हैं। इंडिया उधार पे चलता है, सारे देश चलते हैं, हर बड़ी कंपनी उधार पे चलती है। हाँ, देखो सारी कंपनी किस पे चलती हैं, उधार पे। अब जल्दी बताओ, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, डिफेंस हो गया, और स्टडी हो गया, मोटे मोटे ये तो खर्चे हैं। स्कीम स्कीम इसमें आ जाए, वेलफेयर में, स्कीम समझ रहे हो, अरे जो बच्चों को खाना खिलाते हैं, मिड डे मील, कोरोना वायरस में कोई स्कीम चला दी, पीएम स्वनिधि चला दी, स्कीम्स चलती है ना सरकार की, मुद्रा लोन, ठीक। हाँ पीएम किसान 2,000 रुपये आते हैं, समझ में आ रहा है, वो क्या हो गई, वेलफेयर स्कीम्स। देखो अब एक चीज़ और समझो, अभी डरो मत, स्लोली जाएंगे लेकिन एंड में सब खत्म हो जाएगा। जो इंडिया है वो कौन सी किताब से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन। की लाइफ कहीं भी कोई भी फील्ड परस्यू करना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, देश में इससे बड़ा कोई नहीं है, इससे बड़ा राष्ट्रपति भी नहीं है, नीदर इज द प्रेसिडेंट नॉर इज द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा इस देश में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई कोई चीज़ के अगेंस्ट जाओगे, आदमी तुरंत सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, हाई कोर्ट भी जा सकता है। समझ में आ रहा है, और वो बहुत गलत होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्वॉश कर देगा, चाहे सरकार कोई भी हो। समझ में आ रहा है, तो नथिंग इज ग्रेटर देन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको ये भी बोलते हैं मदर लॉ या लॉ ऑफ द लैंड। हिंदू सबसे बड़ा कानून है। कोई कानून भी नया बनता है और वो कानून इसके खिलाफ जा रहा होता है कहीं, तो वो कानून में चेंज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलते। समझ में आ रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये देश कैसे चलेगा, ठीक, कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन प्रेसिडेंट होगा, वोटिंग कैसे होगी, सुप्रीम कोर्ट जज कैसे बनना है, हाई कोर्ट जज कैसे बनना है। गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव जो लॉ एग्जीक्यूट करेगा, जुडिशरी जो इन दोनों को स्क्रूटिनाइज करेगा, ये तीनों के बारे में कहाँ लिखा है। एक आम आदमी के पास कौन से राइट्स होंगे, कौन से फ्रीडम्स होंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है, कौन, समझ में आ रहा है।
तो क्या क्या करना है वो होता है डीपीएसपी। अभी घबराओ मत, ये समझना नहीं है। कहाँ लिखा है? तो ये देश पैसा कैसे कमाएगा, ये भी कहाँ लिखा होगा? और इस पैसे को यूज करने की पावर किसके पास होगी, ये कहाँ लिखा होगा? आ रहा है? अब पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इज द वर्ड बजट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? नो। नो। नो क्यों? जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 है, मतलब पॉइंट नंबर 112 पूछता है एग्जाम में, उसमें लिखा हुआ है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट का नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसीलिए मैंने तुमको पहले बताया बजट का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। तो तुमसे सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, जीटी में भी पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है, इज द वर्ड मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इज द वर्ड बजट मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? नो। क्या मेंशनड है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? अब देखो, एग्जाम में तो ये पूछेगा, 20 मिनट वो चीज़ समझो समझो जो एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि उसके 30 मिनट बाद हम वो पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछेगा, और 20 मिनट में तुम सीख जाओगे। अब सीखते चलो। देखो, जो आम आदमी है ना, वो बोलता है बजट आ गया, वो बोलता है, तुम क्या बोलोगे? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया। बात तो सही है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया। और कहाँ लिखा है? 112 में। फेब्रवरी का जो पहला वर्किंग डे होता है, फेब्रवरी का जो पहला वर्किंग डे होता है, उस दिन इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर, उस दिन इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर देश का बजट किस में लाती हैं? लोकसभा में। अब ये क्वेश्चन और पूछूंगा मैं। देखो, पार्लियामेंट का मतलब क्या है? सभा, जिसके चुनाव होते हैं, 24 में हुए थे। एक होता है राज्यसभा, और एक होता है प्रेसिडेंट। कभी क्वेश्चन पूछे कि पार्लियामेंट, पूछता है पार्लियामेंट का मतलब क्या है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। जब ये तीनों साइन करते हैं तब वो लॉ इंप्लीमेंट होता है। तभी लोग कहते हैं कि द लॉ हैज टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आ रहा है? मैंने तुमको क्या बोला? फेब्रवरी का जो पहला, उस दिन इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर आके लोग पेश करती हैं। पास तो अभी वो कर, पास तो बच्चे वहां बैठे लोग करेंगे ना, वो वो खुद ही पास कर देगी तो फिर वो आएगी क्यों? जब जब मैं खुद ही पास कर लूंगा तो मैं वहां के 2 घंटे चीखूंगा क्यों? कुछ वजह है ना, कुछ तरीका है। क्यों? खर्चा किसके नाम, बिल किसके नाम की फट रही है उस दिन? गवर्नमेंट की, इंडिया। गवर्नमेंट तो उसका प्रोटेक्टर है। जो इंडिया के लोग हैं वही तो टैक्स भर रहे हैं, उसी सरकार के, मोदी जी की कौन सी कंपनी? जो तुम पार्ले जी खरीदते हो, जो टैक्स भरते हो, वो भी सरकार के पास जा रहा है। मैंने घड़ी खरीदा, कुछ टैक्स दिया, ये खरीदा, कुछ टैक्स दिया, ये खरीदा, कुछ टैक्स दिया, शर्ट खरीदा, कुछ टैक्स दिया। इसी तो सरकार के पास पैसे आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? हर चीज पे तो टैक्स दे रहे हैं। तो वो पैसा किस, तुम्हारा? इनको गवर्नमेंट बोलना, तुम लोग सब लोग बताओ। पैसा तो तुम्हारा है। अब तुम वहां पे बैठ के वोट कर सकते हो, इतने सारे हो ना। कायदा तो ये कहता था तुम्हारा पैसा है तो तुम सबसे पूछते कि यार देखो ऐसा कर रहा हूँ, ये खरीद रहा हूँ घड़ी, सब यूज करेंगे, तो सबसे वोटिंग कराऊंगा। लेकिन 140 करोड़ बैठाना प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, इसीलिए इलेक्शंस होते हैं। तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठा हुआ है, जिसको तुम वोट दे आए हो। भैया मेरे नाम पे आप फैसले लेंगे अब से। पॉलिटिकल फैसले आप ही लेंगे। कौन, किसके नाम के? मेरे नाम के। तो अब यहाँ पे लोकसभा में ऐसे 545 लोग बैठे हुए हैं, तो इंडिया के कोने कोने से आए हुए हैं। ठीक? के पास आएगा कौन? फाइनेंस मिनिस्टर, कि सर देखिए, अब एक चीज यहाँ पे और समझो। इंडिया का जो आर्टिकल 266 है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 266, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112, आर्टिकल 266 में हमने एक फंड बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? फंड। जैसे अभी मैं एक फंड बना दूं कि रोज इसमें 100 100 रुपये डाल के जाओ, जब जिसको नीड होगी तब उसको दूंगा, तो वो फंड किसके कंट्रोल में है? मेरे। लेकिन मैं वोटिंग कराऊंगा ना, कि भाई इनको चाहिए दे दे। समझ में आ रहा है? तो ये एक फंड बना हुआ है इंडिया का, जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भी पूछता है। अब सुनो, इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो टैक्स का पैसा आता है वो डाला जाता है। मोदी जी अपने प्राइवेट अकाउंट में ले लेंगे क्या जीएसटी तुम्हारा? नहीं ना, सरकार का कोई अकाउंट होगा, उसी अकाउंट को कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऐसे 2 3 अकाउंट होते हैं, हमें नहीं पढ़ने, कंटिजेंसी होता है, पब्लिक अकाउंट होता है। हमें इस ध्यान किसको करना है? कंसोलिडेटेड फंड। ये सबसे बड़ा अकाउंट है, किसका? गवर्नमेंट का। इसमें जाता है टैक्स पेयर का पैसा। तो अब निर्मला सीतारमन जब आएंगी, मैं हूँ निर्मला सीतारमन, तुम सब हो 540 मेंबर्स। हाँ, पार्लियामेंट। अब कौन फंस चुका है? हाँ, कंसीडरिंग निर्मला सीतारमन एज रजिया, तो 545 लोग कौन है वो?
रजिया कहाँ फंसती है? रजिया किसके साथ फंस जाती है? रजिया गुंडों में नहीं फंसती है? हाँ। तो वो 545 कौन है? 545 कौन है? गुंडे हैं। उन गुंडों को उसको प्लीज करना है कि देखो सर, मैंने ये बनाया है एक अकाउंट जिसको मैं बोलती हूँ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंडिया में इतना इतना खर्चा होगा, इतनी इतनी इनकम होगी, प्लीज मुझे इसके लिए पैसा चाहिए, मुझे इसके लिए पैसा चाहिए, तो मुझे प्लीज ये वाले लॉकर की चाबी दे दो। समझ पाए? निर्मला सीतारमन विल कम, फाइनेंस मिनिस्टर वो आएगा, they will come and stand in front of 545 people asking them to give them the keys to open this locker। क्योंकि ये लॉकर किसका है? अबे तुम्हारा है, तुम्हारा पैसा पड़ा है ना उसमें, मोदी जी का नहीं है वो पैसा, पब्लिक मनी है ना? तो पब्लिक मनी के लिए पब्लिक की चाबी चाहिए। पब्लिक कहाँ बैठी है? ये तो पब्लिक ही तो है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तुम चेंज कर दो, नहीं तो खुद लड़ो, है ना? अब देखो, ये 545 लोगों के पास बजट वाले दिन सर अमन, तो दो तीन चीजें मांगेगी। पहली चीज क्या मांगेंगी? पहले तो सबको ये बताएंगी कि सर देखो देखो देखो, ये है कागज, ये है खर्चे और ये है इनकम। पहली चीज ये लिखी है 112 में। इसके बाद देखो, एक आर्टिकल 113 है, डिमांड फॉर ग्रांट्स। ध्यान से सुनना, ये लोगों को आता ही नहीं होता। डिमांड फॉर ग्रांट्स, तुम लॉजिकली सोचो ना, तुम ये मत सोचो मैं तुम पे बजट इंपोज कर रहा हूँ। निर्मला सीतारमन हूँ मैं, फाइनेंस मिनिस्टर, मैं आ गई, मैं 545 लोगों को पहले तो ये बताऊंगी कि देखो ये खर्चे हैं और ये इनकम है। उनने सुन लिया, अब वो पास कर देंगे। अब वो पास क्यों कर देंगे? उनको सही क्यों लगा? वो मेजोरिटी मोदी जी की तो बैठी है। वो 545 में, तभी तो मेरा आपकी बार 400 पार। तो आपकी बार 273 पार करना पड़ेगा। अगर 273 से ज्यादा चेले चपाटे बैठे हैं पीएम साहब के, तो वो वोट किसको देंगे? सपा, सपा को नहीं भाई, लालटू को नहीं। ये देखो किसको? फाइनेंस मिनिस्टर कि हाँ मैडम जो बोल रही है वो सही कह रही हैं, यही खर्चा है। अब ये हो गया पास। अब मैडम दूसरी चीज मांगेंगी। हम आम आदमी बस यहीं तक पढ़ता है कि बजट, बजट आया बजट। अब गधों, ये चीज भी तो समझो कि उसने बजट तो मांग लिया, बता तो दिया, लेकिन उसको पैसा कौन देगा? वो चीज लिखी है 113 में, जो बजट वाला दिन होता है उस दिन 12 डॉक्यूमेंट पास होते हैं। हमें 12 नहीं पढ़ने, हमें 3 पढ़ने हैं। पहला 112, 112 में वो बताएंगी ये खर्चा ये इनकम। 113 में वो इन लोगों से हाथ जोड़ के बोलेगी क्या? सर प्लीज इसकी चाबी दे दीजिए। तो जब इसकी चाबी मिलेगी किसकी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की, तो चाबी खोल के पैसे निकाल लेंगी। ये चीज, ये परमिशन वो कहाँ मांग रही है? 113, समझ में आया? डिमांड फॉर ग्रांट्स। अब आगे से क्या बोलोगे? डिमांड फॉर ग्रांट्स। 112 को क्या बोलोगे? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो चीजें समझ में आई। अब देखो, अब जैसे तो न्यूज सुनी होगी कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, सुना है? मतलब बजट वाले दिन जब इनकम की और एक्सपेंडिचर की बात होगी, तो इसकी भी बात होगी कि इस पे इतना टैक्स लगाओ, इससे इतना टैक्स काटो। होगी ना उस दिन बात? अरे भैया, मैं आया, 545 लोग बैठे हुए हैं, मैं निर्मला सीतारमन हूँ, तो मैंने आके उन सबसे बोला कि ये मेरा खर्चा है सर 110 12 में, और दिस मच अमाउंट ऑफ मनी आई रिक्वायर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो दिस आई एम आस्किंग इन 113। इसके बाद ये क्या बचेगा? 110। 110 ये बोलेगा, अगर इंडिया में चेंज करना है, इंडिया का टैक्स चेंज करना है, कोई भी टैक्स चेंज करना है, तो तुमको फाइनेंस बिल पास कराना पड़ता है। क्या फाइनेंस बिल कहाँ मेंशनड है? 110 क्लॉज 1, इस पर भी क्वेश्चन पूछता है। डॉक्यूमेंट्स कितने पास कराए जाते हैं? 12। 12 तुम्हें नहीं पढ़ने हैं, है ना? हम अब जैसे मान लो कुछ उसमें करना है, रिसर्च करना है, तो मैं पढ़ लूंगा, पर तुम्हें 12। फिर FRBM एक्ट है, उतना तुम मत जानो। ये तीन चीज़ें हमें याद रखनी है। तो उस दिन बजट नहीं पास हो रहा होता है, ये तीन चीज़ें पास हो रही होती हैं, तभी तो असली में बजट हुआ ना। पहले तो मैंने बस पूछा कि पापा मम्मी दिस इज माई एक्सपेंसेस, दिस इज माई इनकम। फिर दूसरा स्टेप होगा कि जाओ लॉकर तुम पैसा ले आओ, है ना? और तीसरा टैक्स वैक्स बदला जाएगा, तो लोग परमिशन लेनी पड़ेगी ना 545 से। यहाँ क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, कि जो बजट है, बजट भी एक तरीके का क्या है? एक्ट, तभी तो पास करा रही है लोकसभा से, है ना? तो बजट जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है या राज्यसभा में? ओनली एंड ओनली इसका रोल। क्यों? दीज पीपल आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शंस कहाँ होते हैं? MLA लोग चुन के भेज देते हैं, है ना? सबको राज्यसभा सांसद बनना है, क्यों? क्यों? अरे वोट, अरे इलेक्शन इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ेगा, तो डोर टू डोर हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे, इधर से सीधे से पहुंच जाएंगे। समझ पा रहे हो? पहुंच जाओगे? ठीक है, बहुत सारे लॉयर्स वॉयर्स पहुंच जाते हैं। तो देखो बजट कहाँ लिखा है, बजट कहाँ से पास होगा? लोकसभा से। पास कौन कराएगा? फाइनेंस मिनिस्टर। आर्टिकल 112।
विच इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 113 इज डिमांड फॉर ग्रांट्स। उसके बाद आर्टिकल 110 विच इज यूज फॉर एबॉलिशन ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। एबॉलिशन, एडिशन, टैक्स में कुछ भी करना है तो अंडर आर्टिकल 110 विच इज फाइनेंस बिल। समझ में आया? फाइनेंस बिल, डिमांड फॉर ग्रांट्स, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द बजट इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रवरी। यहाँ तक समझ में आया? यही क्वेश्चन है। आगे चलो, अब देखो ये लिखा हुआ है क्या है, हम तुम लोगों को समझाने के लिए बजट बोल रहे हैं, है ना? ठीक है, सुनो। अब बजट में दो साइड्स क्या होती हैं? ये बजट है ना? तो बजट में क्या क्या लिखा जाएगा? एक साइड क्या लिखा जाएगा, एक साइड क्या लिखा जाएगा? एक साइड इनकम और सेज, हाँ, एक्सपेंडिचर और इनकम लिखो। अब देखो, इसको लिखो रेवेन्यू, सुनो मेरी बात, और इसको लिखो एक्सपेंडिचर। लिखने का मतलब मैंने बोल दिया, तुम लिखो मत। लिखो का मतलब सुनो, एक इधर इधर क्या आएगा, रेवेन्यू, और इधर क्या आएगा, एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब है द अमाउंट ऑफ मनी है स्पेंडिंग। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्नओवर एंड प्रॉफिट? रेवेन्यू को टर्नओवर बोल सकता हूँ मैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। टर्नओवर का मतलब ये होता है अब दिन में शाम तक कितना पैसा आया, वो होता है टर्नओवर। समझ में आ रहा है? अब उसमें भाई मेंटेनेंस दोगे, रेंट दोगे, रॉ मटेरियल लाए होगे, उसका खर्चा दोगे। मैंने कोई जूता 7,000 में बेचा, पर मैं वो जूता लाया भी तो 3,000 का होगा। 3,000 का जूता लाया होगा। अरे इतना मार्जिन नहीं ले लूंगा तो इतना डर क्यों रहा हूँ? मैं तुमको कोई जूता बेचा क्या? तो अब ये सारी चीज़ों की वजह से टर्नओवर इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। हो सकता है किसी आदमी का 100 करोड़ का टर्नओवर हो पर 90 करोड़ खर्चा हो, तो उसका प्रॉफिट कितना है? लेकिन किसी का टर्नओवर 30 हो और नहीं, अच्छा, टर्नओवर 30 हो, खर्चा 10 हो, प्रॉफिट। टर्नओवर का हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है, लेकिन फिर भी लोन ईजिली मिलता है और आपकी क्रेडिट बनती है ना कि नमन भाई इतना पैसा घुमा देते हैं। समझ में आ रहा है? बचा रहे नहीं बचा रहे, लेकिन नमन भाई पैसा इतना घुमा देते हैं। चलो अब देखो आगे, एक साइड क्या लिखा जाएगा, एक साइड क्या लिखा जाएगा, रेवेन्यू साइड क्या लिखा जाएगा। अब अपनी बात करते हैं, है ना? हम अपनी लाइफ में खर्चे किस तरीके के करते हैं? क्या सारे खर्चे खराब? खर्चे अच्छे भी होते हैं। जैसे पढ़ाई हो गई, और बताओ, बेसिक नीड। अगर गिटार बजाने पे मैंने खर्चा किया तो वो अच्छा खर्चा, गुड गुड खर्चा है या बैड खर्चा? क्यों गुड? स्किल, उस स्किल का क्या करोगे? है, हाँ, समझो, हाँ। लेकिन अगर मान लो मैं बाहर जाके, बस मैं गया और मैंने कोई सॉफ्ट ड्रिंक खरीदी, नीचे से कोई कॉफ़ी खरीदी ओवर प्राइज्ड और पी ली और फेंक दी, वो खर्चा है, बैड खर्चा, है ना? तो ऐसे ही गवर्नमेंट दो तरीके के एक्सपेंस करेगी और दो तरीके की इनकम करेगी। अभी आते हैं, देखो लिखो रेवेन्यू में एक चीज़। तुमको पैनिक अटैक हो रहे हैं क्या? हाँ, तुमको नहीं कर रहा हूँ ब्रो, ये हद कौन रहा है? दोस्त, हाँ, लिखो बस। देखो, रिसीट जो होती है दो तरीके की होती है। रिसीट मतलब जो इनकम आ रही है, एक होती है कैपिटल रिसीट और एक होती है रेवेन्यू रिसीट। कैसे पता करते हैं कौन सी किस में जाएगी? सरकार को टैक्स मिला 16 लाख करोड़ रुपए, मिलता भी है, इस बार 17 लाख करोड़ जीएसटी मिला है। 17 लाख करोड़ खर्चा भी है भाई, ईयरली सर। सुनो, 17 कोई तुम चल रहा हो, तुम आराम से बात करते रहो। 17, बिल्कुल बिल्कुल, तभी मैं तुमसे मजाक भी करता हूँ। देखो, 17 लाख करोड़ जीएसटी मिली गवर्नमेंट को। अभी वो 17 लाख कैपिटल रिसीट है कि रेवेन्यू रिसीट, ये कैसे पता करेंगे? बताओ। रेवेन्यू, हाँ। क्यों रेवेन्यू? देखो, एक फॉर्मूला याद रखो और बहुत रटो मत। अगर किसी इनकम से तुम्हारा एसेट और लाइबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा है तो किस में आ जाएगा? रेवेन्यू। और एसेट और लाइबिलिटी पे फर्क डाल रहा है तो कैपिटल। एसेट क्या होता है? जो हमें कमा के दे। और लाइबिलिटी क्या होती है? अब देखो एग्जांपल समझो, ये मैंने मान लो 1,65,000 का खरीदा, ये तुम अपने घर के लिए भी खरीद सकते थे। कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं एसेट हो तो सबके लिए एसेट हो, सबके लिए लाइबिलिटी। क्यों? ये एक पैसेट का तुमने खरीद लिया फीफा खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए तुमने ये खरीद लिया, तो ये तुमने अपनी एसेट बनाई कि लाइबिलिटी?
लाइबिलिटी, बिकॉज इट इज नॉट परफॉर्मिंग फॉर यू इकोनॉमिकली। अब इसमें ये सब दिमाग ना लगाना, मैंने अपनी हैप्पीनेस के लिए लिया तो मैं उसे अब इकोनॉमिकल, तो इससे अब इसको मैं ले लिया एसेट। अच्छा अगर मान लो मैं ये खरीदूं तो ये एसेट है कि लाइबिलिटी, बताओ। अच्छा वॉच एसेट है कि लाइबिलिटी? एक देखो, एक इक्विपमेंट ये है और एक इक्विपमेंट ये है, इसमें एसेट कौन सा है, लाइबिलिटी कौन सी है? हाँ हाँ, अब इतनी इकोनॉमिक्स मैंने भी पढ़ी है। इस ब्रांड के वॉच का रेट कभी नहीं गिरता, समझ में आ रहा है? तो ये लाइबिलिटी नहीं हुई, इसका रेट बढ़ेगा ही, समझ में आ रहा है? हर साल 500 600 रुपये रेट बढ़ेगा। अब सुनो, ये मेटल है, अब ये जो भी है ये क्या करेगा, रेट बढ़ेगा, तो ये असेट है हुआ ना, समझ में आ रहा है? क्यों नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ही। नहीं समझ में आ रहा है? माइक मेरे लिए असेट है लाइबिलिटी? लाइबिलिटी है भाई, इससे तो मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो लाइबिलिटी कैसे हो गई, एसेट है। अच्छा हैविंग अ कार, लाइबिलिटी, टैक्सी पर्पज से तो एसेट मिली देखो, लेकिन किसी के लिए एसेट किसी के लिए लाइबिलिटी हो सकती है ना? अच्छा वॉचिंग अ मूवी, आप मूवी देखने चले गए तो एसेट है लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है। पॉपकॉर्न खरीद लिया, लाइबिलिटी है, समझ में आ रहा है? अब देखो, असेट होता है जो चीज़ तुमको कमा के दे, और लाइबिलिटी वो चीज़ होती है जो तुमको, तुम्हें घाटा दे। मैंने अपना घर खरीदा, घर, मान लो मैंने अपना घर 3 करोड़ का बेच दिया, तो मैंने अपना असेट बेचा कि लाइबिलिटी? असेट। अरे वो मुझे घर रेंटल इनकम देगा ना। तुम अपने घर को ये क्यों सोचते हो, मैं बाप पापा फ्री, बाप मतलब मेरे भी बाप, सबके पापा फ्री में रहने देते हैं तो वो रेंट ही तो मिले, रेंट तो मिल ही जाएगा अगर वो किसी और को रहने दे उसमें। तो चीज़ तुमको एसेट दे जो तुमको क्या दे, प्रॉफिट दे, वो एसेट है। या जो चीज़ तुम्हारी लाइबिलिटी कम होने दे, वो भी। जैसे मान लो मेरे पे 15 लाख की लोन है, मैं जाके वो कुछ पैसे कमाए और लोन पाट दिया, तो ये मेरा किस में आएगा, एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू, दोनों सेम नहीं है। कैपिटल मतलब एसेट पे, एसेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और अगर एसेट पे फर्क नहीं पड़ रहा है तो किस में चला जाएगा, रेवेन्यू में। घर मैं अभी क्या बेच रहा था, लोन, मैं 15 लाख का लोन है मेरे पे, मैंने 15 लाख का लोन पाट दिया, मैंने एक्सपेंडिचर किया, तो ये एक्सपेंडिचर मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा या रेवेन्यू? कैपिटल, क्यों? मेरी लाइबिलिटी थी ना सेट, लोन, है ना, तो मेरी लाइबिलिटी अब कम हो गई। मैंने तुमको 1 लाख रुपए दिए थे ब्याज पे, 2% ब्याज में तुमसे लेता था, इतना ही लेना चाहिए, 2% में तुमसे ब्याज लेता था मंथली, और 1 लाख रुपए मैंने तुमको उधार दिए हुए थे, तो मुझे ब्याज देते रहे, फिर एक दिन आके तुमने मुझे 1 लाख रुपए मेरे लौटा दिया। तो अब ये जो अभी मेरी क्या हुई, इनकम, इनका मतलब रेवेन्यू, ये कैपिटल रेवेन्यू हुआ कि ये रिसीट, बताओ, कैपिटल की रेवेन्यू, कैपिटल, बताओ। मेरी असेट बढ़ी कि लाइबिलिटी, एसेट बढ़ गई कि कम हो गई, घट गई, क्यों घट गई बताओ? मैं 1 लाख रुपए तुमको दिया, तुम मुझे 2,000 रुपये ब्याज दे रहे थे हर महीने, तो मेरे लिए तो असेट परफॉर्म करती, 1 लाख तो मुझको मिलता ही, उसमें 2,000 में और पा रहा था। अब इसने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए वापस, तो मेरा 2,000 का सोर्स बंद, मेरी असेट कम हो गई, असेट कम नहीं हो गई। इफ आई हैव लेंडेड यू सम मनी, दिस इज माई एसेट, तभी तो बैंक का एसेट है लोन बांटना, उसको उस पर ब्याज मिलता है। नहीं समझ में आ रहा है? पक्का, 100%। बैंक, अच्छा एनपीए मतलब क्या होता है? अरे वो तो हमको ही पता है, इसका मतलब क्या होता है? वो तो तुमको ऐसे भी देना पड़ेगा, जितना लोन लिया उतना दोगे नहीं, तो ब्याज नहीं देना होगा, कहाँ मिल रहा है? देखो एनपीए क्या होता है, असेट होता है, बैंक जो पैसा लेंड करता है ना, वो उसकी असेट होती है, क्योंकि वही उसको परफॉर्म करके देती है, ब्याज देती है ना। पापा अगर ये 10 लाख का लोन का ब्याज भर रहे हैं, 9 टका ब्याज है उसका प्रॉफिट, 10 लाख तो मिलेगा अमाउंट, जी ये हो गया उसका क्या, असेट। अब पापा पे ईएमआई आ गई, पापा ने एक ईएमआई डिफॉल्ट कर दी, नहीं दिया, फिर पापा ने एक ईएमआई और डिफॉल्ट कर दी, फिर पापा ने एक ईएमआई और डिफॉल्ट, अब बैंक को क्या लगा, बैंक को लगा डर, जब बैंक को लगेगा डर तो उसको लगेगा ये तो मेरी एसेट थी,
द असेट हैज़ नाउ स्टॉप्ड परफॉर्मिंग, क्योंकि मुझे इस एसेट से कुछ मिल रहा था, 3 महीने से ब्याज नहीं आया है। द असेट हैज़ नाउ स्टॉप्ड परफॉर्मिंग, so the asset has become a non-performing asset. It is still, yeah, it is still a asset, but it is not performing well. ये इंडिया में कोई चीज एनपीए कब डिक्लेयर होती है? पापा लोन ले आए, अब लोन पे पापा क्या देंगे? ईएमआई, इंटरेस्ट। कितने दिन तक अगर वो इंटरेस्ट ना दे तो बैंक को लगने लगेगा कि वो एनपीए बन गई, 90 डेज। समझ में आया? अगर तुम कोई ईएमआई 3 महीने तक डिफॉल्ट करते हो तो बैंक स्टार्ट कंसीडरिंग असेट एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। समझ में आ रहा है? अच्छा, बैंक में जो मैं पैसा जमा करके आता हूँ वो असेट है कि लाइबिलिटी? मेरे लिए क्या है वो? इफ आई हैव डिपॉजिटेड सर्टेन अमाउंट इनटू बैंक, मेरे लिए क्या है? असेट, मुझे ब्याज मिल रहा है। बैंक के लिए क्या है? उसको मुझे ब्याज देना है। समझ में आया? अब जल्दी से मुझे ये बता दो दो वर्ड समझो, जेंडर बजट और जीरो बेस्ड बजट। ये भी क्वेश्चन सीधे पूछता है। जेंडर बजट क्या होता है? जेंडर बजट क्या होता है? जेंडर बजट का मतलब सिंपल सा होता है कि सरकार ने जो भी बजट बनाया है उसमें से बच्चे पे और औरत पे कितना खर्चा हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो लेट्स से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ बजट ऑफ 50 लाख करोड़। तो 50 लाख करोड़ में अगर 23 लाख करोड़ बच्चे और विमेन, औरतों पे खर्च हो रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? जेंडर बजट। एग्जाम से पूछता है। जीरो बेस्ड बजट क्या होता है? जल्दी बताओ। हाँ, देखो सुनो, अब ये मान लो मैं हूँ फाइनेंस मिनिस्टर, तुम सब अलग अलग मिनिस्टर, तो सबके लिए पैसा लाऊंगी ना मैं। होम मिनिस्टर के लिए भी लाऊंगी, और तुम कौन से मिनिस्टर हो? चीफ मिनिस्टर हैं ये अब सेंटर के मिनिस्टर बताने। डिफेंस मिनिस्टर है, कोई सा मिनिस्टर है, पोर्ट का मिनिस्टर है। तो मैंने मान लो याजदा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट संभालती है। याजदा ने मुझे बोला कि मैडम आई वॉन्ट 50,000 करोड़ रुपीज़। मैं निर्मला सीतारमन हूँ, 50,000 करोड़ रुपीज़ मैं लेके आया। किसके लिए? याजदा के लिए। अब याजदा ने साल भर में खर्च कितने किए? 40। अब इनके पास नेट क्या बचा? अब ये अगली बार बोल रही है मुझे फिर 50 चाहिए, तो ये लॉजिक देगी ना, मेरा पुराना 10 और नया 50, 60। गवर्नमेंट कहती है नहीं, हम जब भी बजट बनाएंगे तो वील मेक इट फ्रॉम जीरो बेस्ड। तुमको पैसा दिया तो तुमने खर्च नहीं किया तो वो गोल। समझ में आ रहा है? फ्रेश वापस गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे, किसी उस डिपार्टमेंट से ले लिए जाएंगे। जो बजट बनाया जाएगा वो बैकलॉग पे कभी नहीं बनाया जाएगा। मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी का जो मुनाफा पहले घाटा ले रखा है, उस पर ब्याज देंगे ना। समझ में आ रहा है? उस पर इंटरेस्ट दे रही है गवर्नमेंट, पक्का। चलो, जीरो हो गया, जेंडर हो गया। अब एक चीज यहाँ पे लिखो, पहले देखो मान लो यहाँ बजट था, फिर इधर लिखो रेवेन्यू, यहाँ रेवेन्यू था, यहाँ पे क्या था? एक्सपेंडिचर। इधर कैपिटल रेवेन्यू और इधर रिसीट रेवेन्यू, इधर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इधर देखो, ये दो तरीके का होगा, ये याद नहीं करना है। जो एग्जाम में पूछेगा वो 10 मिनट में कर लेंगे, लेकिन जब आता होगा तब ये नहीं पूछेगा तुमसे। समझ पा रहे हो? लेकिन ये मत समझना वो 10 मिनट में सब सीख जाऊंगी। सीख जाओगी? बोलो बोलो। हाँ, सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे, सीख लोगे? कहाँ हो तुम? चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखो डेट कैपिटल रिसीट और इधर लिखो नॉन डेट कैपिटल रिसीट, और इधर लिखो टैक्स रेवेन्यू और इधर लिखो नॉन टैक्स रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर में अदर लिख लो और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एड्स। अब जल्दी प्लीज मान लो, इसके बाद फिर हम सीधे क्वेश्चंस करेंगे। बजट है, बजट के दो पार्ट हैं, एक रेवेन्यू और एक एक्सपेंडिचर। स्पेंडिंग मनी, रेवेन्यू जो मेरे पास आ रहा है, एक्सपेंडिचर जो मैं बाहर फेंक रहा हूँ। अब रेवेन्यू में देखो दो तरीके की, कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। यहाँ पे इसको चेक कैसे करते थे? असेट और लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट से। अगर मेरी असेट बढ़ी
चलो चलो लेट्स स्टार्ट। क्या कह रहा था मैं? यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम किस पे आ गए? रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू देखो, मतलब अगर मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कुछ टैक्स आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कुछ टैक्स आया, तो वो जो टैक्स आया कुछ बेच के आया, उसकी कोई असेट कम हुई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई असेट कम हुई? कोई लाइबिलिटी बढ़ी? नहीं, कहाँ लाइबिलिटी बढ़ी? टैक्स आ गया। और कोई असेट कम हुआ? कुछ बेचना पड़ा? नहीं। तो वो कैसी इनकम हो गई? टैक्स, रेवेन्यू रिसीट। अब अगर वो टैक्सेस के थ्रू आई, जीएसटी, इनकम टैक्स, कमर्शियल टैक्स, सर्विस टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, समझ रहे हो? तो वो किस में चली जाएगी? इतना हमें डिटेल में नहीं पूछना है, अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसको समझो। हाँ, असेट घटेगी किस में? मैंने मैंने इस चेन को समझने के लिए लिखा है, वो रेवेन्यू की बात ही नहीं की है। इस फ्लोर को समझने के लिए ये फॉर्मूला चलेगा। समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल्स ला के प्रैक्टिस करना और मुझसे पूछते रहना कि क्या होगा तो क्या होगा। असेट और लाइबिलिटी पे ये वाली फ्लोर ऑपरेट होगी। इस फ्लोर का कोई भी खर्चा है तो इसमें फिट करके देखो। अगर असेट लाइबिलिटी में फर्क पड़ रहा है तो कैपिटल में आ जाएगा। असेट लाइबिलिटी में फर्क नहीं पड़ रहा है तो रेवेन्यू में चला जाएगा। खर्चे भी हो गए, अगर जैसे मान लो हॉस्पिटल बनाया तो कैपिटल बना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। और हॉस्पिटल में जो डॉक्टर और नर्सेज को सैलरी दी, समझ में आ रहा है? स्कूल बनाया, टीचर्स को सैलरी दे दी, समझ में आ रहा है? अब तुम अपने दिमाग में खेलते रहो। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस जरूरी है। अब वो मेरा काम थोड़ी है तुमको मैं 10 20 कितने एग्जाम्पल दूंगा भाई। सुनो, अब ये टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू वो जो ऐसा रेवेन्यू जिससे असेट लायबिलिटी में फर्क, तो कुछ तो पैसा सरकार के पास कहाँ से आता है? टैक्सेस से, वो आ जाएगा टैक्स रेवेन्यू में। और कुछ पैसा आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू से, जैसे मैं बाहर गया और मेरा फाइन हो गया, मेरी गाड़ी उठा ली, टो कर ली, गाड़ी टो कर लिया, मैं जाके गाड़ी का फी दूंगा, तो वो मेरा कैसा एक्सपेंडिचर है? सरकार को तो पैसा मिला ना, सरकार को तो पैसे मिल गए। अब वो जो पैसे मिले सरकार को, उससे कुछ एसेट लायबिलिटी फर्क पड़ा, फ्री फंड के मिल गए, तो इधर आ गया। अब फ्री फंड में क्या वो किसी टैक्स के थ्रू मिले? नहीं, इट वॉज अ पेनाल्टी। टोल, टोल, टोल किस में आएगा? टोल इज अ टैक्स। अबे टोल इज अ टैक्स। हाँ, तो वो टोल टैक्स इसमें आएगा ना। आरटीओ में जो टैक्स देते हो, आरटीओ मतलब गाड़ी का 10% टैक्स ले लिया जाता है तुमसे रोड पे चलने, हाँ, टैक्स रिसीट में। नॉन टैक्स रिसीट में बताओ। अच्छा मान लो गवर्नमेंट ने अपनी कोई कंपनी बेच दी, गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज है, बीपीसीएल, ओएनजीसी, एफसीआई, टीएसयू जिसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट भी अपनी बहुत सारी कंपनी चलाती है। गवर्नमेंट ने अपनी कोई कंपनी बेच दी, जैसे अभी बीपीसीएल का कुछ हिस्सा बेचा था 1,76,000 करोड़ में, तो गवर्नमेंट के पास क्या आई? रेवेन्यू। रेवेन्यू में उसके एसेट लायबिलिटी पे फर्क पड़ रहा था। अबे हाँ गधू, कंपनी बेच दी, पैसा तो आया, लेकिन एट वॉट? एट वॉट कॉस्ट? यू वन एट लाइफ, बट एट वॉट कॉस्ट? क्यों ना वन? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो वो किस में आएगा? कैपिटल रिसीट में। अब वो कैपिटल रिसीट में है, तो अब एक बात बताओ, क्या गवर्नमेंट को उस रिसीट, उस पैसे को कमाने के लिए किसी को उधार ला रही है गवर्नमेंट? उधार लाई, कुछ बेच दिया ना, मैंने अपनी खेती बेच दी, तो किस में आ गई? एक तो मेरा रेवेन्यू है, खेती का पैसा आया, उससे मेरी असेट कम हुई, तो ये किस में आएगा? कैपिटल रिसीट में। अब उस खेती को बेचने से मुझ पर कोई उधार चढ़ रहा है? नहीं, तो किस में आएगा? नॉन डेट कैपिटल रिसीट। कुछ कैपिटल रिसीट डेट बनाएगी, जैसे मैं लोन ले आया, मैं अपनी बुआ के पास गया, मैंने बोला बुआ जी मुझे 20 लाख दे दीजिए, उन्होंने मुझे 20 लाख लोन दे दिया। ये मेरी किस में डिस्प्ले हो गया? रेवेन्यू में। क्या उससे मेरी कुछ एसेट लाइबिलिटी पे फर्क पड़ा? हाँ, मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो ये किस में आ गया? कैपिटल रिसीट में। क्या मुझ पे डेट हो रहा है उससे कुछ? यस, तो कैसी रिसीट हो गई? क्या मुझ पे डेट, उससे फर्क, ये नॉन डेट था पैसा जो आया था। अगर मैं अपना कोई लैंड, अच्छा मान लो मैंने अपना घर बेच दिया, घर से मुझे क्या मिल गया? रेवेन्यू। कैसा रेवेन्यू? एसेट कम हो गई, तो किस में आ गया? कैपिटल में। डेट हुआ उससे मुझ पे कुछ? नो, तो कैसा हो गया? नॉन डेट कैपिटल रिसीट। अभी सारे एग्जाम्पल्स गवर्नमेंट पे लगा के देख लो। सरकार ने रोड बनाई, गवर्नमेंट ने रोड बनाई, तो खर्चा हुआ कि इनकम हुई कि एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर। उस एक्सपेंडिचर से असेट लाइबिलिटी पे फर्क पड़ा? क्या हुआ? फिजिकल एसेट, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, असेट बढ़ गया, तो किस में आ गया? कैपिटल में। अब कैपिटल में तुमको और अच्छे से समझाने के लिए इधर आना पड़ेगा। यहाँ चलो कोई इनकम का सोर्स करते हैं, अभी हमने ये समझा। रेवेन्यू बताओ, रेवेन्यू का कोई चैनल। गवर्नमेंट आईएमएफ से लोन ले आई, गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से लोन ले आई। अब गवर्नमेंट को मान लो $50 बिलियन का लोन मिल गया, तो उसका रेवेन्यू हो गया। कैपिटल में डालूंगी रेवेन्यू में, कैपिटल में, बिकॉज द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट विल इंक्रीज, है ना? उधार चुकाओगी, चुकाओगी ना? तो वही कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट।
अब कैपिटल रिसीट में डेट हो रहा है नॉन डेट? डेट, तो डेट कैपिटल रिसीट। अब इधर आ जाओ, गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्जांपल्स लगाते रहना। अगर मान लो आईएमएफ, हाँ डिविडेंड, डिविडेंड समझते हो क्या होता है? डिविडेंड मतलब होता है द प्रॉफिट दैट यू गेट। मान लीजिए आपने हमसे 5% शेयर ले लिए हमारी कंपनी के, हमने साल भर में 40 लाख प्रॉफिट बनाया। 40 लाख का 5% कितना हुआ? 2 लाख रुपए। 10% 4 लाख, 5% 2 लाख। अब 2 लाख रुपए आपको प्रॉफिट हो गया, इसी को बोलते हैं डिविडेंड। जब कंपनीज के शेयर्स आप खरीदते हैं, उस कंपनी वो कंपनी प्रॉफिट बनाती है, तो जो आपका शेयर होता है वो क्या कहलाता है? डिविडेंड। तो भारत सरकार ही बहुत कंपनीज के क्या खरीदती है? शेयर्स। जैसे एलआईसी के खरीद रखे हैं, रिलायंस में कुछ खरीद रखे हैं। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शेयर खरीद रखे हैं, ठीक, उस शेयर से कुछ प्रॉफिट आया, वो इन चारों में कहाँ गिरेगा? जल्दी बताओ। रेवेन्यू हुआ, यस और नो? पैसा आया, उससे असेट या लाइबिलिटी में कुछ फर्क पड़ा? एसेट बढ़ा? तुम्हारा कंसेप्ट। डिविडेंड पहले समझो क्या होता है। डिविडेंड प्रॉफिट दैट आई मेक बाय सेलिंग अ शेयर। सेलिंग बोल रहा हूँ, द प्रॉफिट आई मेक। मतलब मान लीजिए 10 लाख का मैंने शेयर खरीदा था, मुझे अगली बार 12 हो गए, तो 2 लाख का प्रॉफिट बनाया मैंने। ये जो 2 लाख रुपया मैंने बनाया, ये मेरा रेवेन्यू तो है। क्या मेरी इससे मेरी असेट या लाइबिलिटी में फर्क पड़ रहा है? बताओ, कहाँ पड़ रहा है? मैंने 10 लाख का लिया था शेयर, वो तो 10 का ही, ये तो मुझे फर्जी का 2 लाख प्रॉफिट मिल गया ना। नहीं समझ में आ रहा है? तो मेरा कैसा रेवेन्यू हो गया ये? समझ में आ रहा है? अब मेरे को गवर्नमेंट से रिप्लेस कर दो। गवर्नमेंट ने एलआईसी का शेयर ले रखा है, एलआईसी के शेयर से उसको कुछ प्रॉफिट हुआ, तो रेवेन्यू रिसीट हो गया। रेवेन्यू में क्या उसको टैक्स से मिला कि नॉन टैक्स? नॉन टैक्स। तो किस में आ जाएगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू। दिस इज ऑल्सो अ थिंग ऑफ प्रैक्टिस। तुम अपने मन से एग्जाम्पल सोचते जाओ और खुद से फिट करते जाओ। 10-12 एग्जाम्पल्स करोगे, अपने आप करने लगोगे। और एग्जाम्पल को उठा के लाओ। सरकार को कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं? टैक्स से आते हैं, फीस से आते हैं, पेनाल्टी से आते हैं, और डिविडेंड। डिविडेंड समझ में आया? एग्जाम में पूछ लो तो कंफ्यूज मत होना। डिविडेंड, प्रॉफिट दैट यू मेक ऑन अ शेयर, है ना? अब मान लो सरकार ने कोई कंपनी बेच दी, बेच दी, जैसे एयर इंडिया बेच दी टाटा को, लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर बेची ना, तो इनकम हुई, पैसा आया। पर उस पैसे से एसेट कम हुई कि लाइबिलिटी? एसेट कम हो गई, तो किधर आ गया? कैपिटल में। अब क्योंकि उस पैसे से मुझ पे कोई कर्जा बढ़ रहा है, नो, तो किस में आ गया? कैपिटल। रेवेन्यू वाला पार्ट समझ गए? पक्का? आपने मन से एग्जाम्पल डालते रहना, कर लेना आज ये प्रैक्टिस, ये तो कल भूल जाओगे। बहुत आसान नहीं समझना है इसको, अगर तुम्हारा कॉमर्स नहीं है तो। अब एक्सपेंडिचर पे आओ। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दो तरीके से करेगी, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिस एक्सपेंडिचर से उसकी असेट बढ़े या लाइबिलिटी घटे, तो वो कैपिटल। और जिस खर्चे से उसकी असेट या लाइबिलिटी पे कोई फर्क ना पड़ता हो। जैसे मान लो पहला एग्जांपल उठाते हैं, सब्सिडी। सब्सिडी जो है वो सरकार का खर्चा है कि इनकम? खर्चा है। उस खर्चे से असेट बढ़ती है क्या? लाइबिलिटी बढ़ती है। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। और लाइबिलिटी कैसे बढ़ेगी? नहीं तो उसने खर्चा कर दिया ना। नहीं समझ में आ रहा है? कुछ नहीं बढ़ेगा, फिर से बताओ। सरकार ने सब्सिडी दे दी, तो उससे सरकार की कौन सी लाइबिलिटी बढ़ गई? उसके बाद था ना जेब में। अब तुम ये सब टेंशन क्यों ले रहे हो, कहाँ से लाएंगे, क्या लाएंगे? कुछ बेच के नहीं खर्चा किया ना। लेकिन सरकार मान लो खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट इज डूइंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। सरकार ने मान लो हॉस्पिटल बना दी, अब किस में आएगी? एसेट बढ़ गई। रोड बना दी। समझ में आ रहा है? तो अब सरकार को फोकस किस पे करना चाहिए, इस पे किस पे? हमारा हमेशा फोकस रहेगा टू इंक्रीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेम गोज इन लाइफ। समझ में आ रहा है? ठीक। अब देखो, इसको याद करने का एक तरीका समझो। एग्जाम में नहीं बोलना, ना किसी इंटरव्यू में बोल देना एड्स। एड्स मतलब ए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। जो सरकार एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का खर्चा उठाती है, जो जितने सरकारी लोग नौकरी कर रहे हैं उनको सैलरी दे रही है, उससे उसकी असेट या लाइबिलिटी पे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। क्या पड़ता है फर्क भाई? फिर तो ऐसे हर चीज लाइबिलिटी हो जाएगी। मैं पापा खाना खा रहे हैं, वो भी लाइबिलिटी। एक्सपेंडिचर है ना, फिर तो हर चीज है ना लाइबिलिटी। मार दो सबको गला घोट के। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। जितना एडमिनिस्ट्रेशन पे गवर्नमेंट का कॉस्ट होता है वो किस में आता है? रेवेन्यू में। जितना वो इंटरेस्ट पेमेंट करता है, जो पहले के लोन ले रखे हैं, वो किस में आएगा? जितना डिफेंस पे खर्चा करता है, वो किस में आएगा? अच्छा मान लो अगर सरकार ने 100 AK-47 मंगाई, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कैपिटल? कैपिटल है, रेवेन्यू। डिफेंस इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू। कुछ चीज़ें एथिकली भी की जाती हैं, अब देखोगे तो कैपिटल है, प्रोवाइडिंग यू सेकेंड। बट अगर इस चीज़ को हम इस तरीके से प्रमोट, तो सारी कंट्रीज आर्म्स रेस में लग जाएंगी ना।
फिर हिमांशु चौधरी भी सोचेगा मेरे घर में 4 असले होने चाहिए। किसी को कंट्री लेवल पे देखो ना, फिर आर्म्स रेस हो जाएगी शुरू। क्या शुरू हो जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स खरीदो। यू डोंट हैव टू प्रमोट दैट, है ना। इसको बोलते हैं डिसआर्मामेंट, वो छोड़ो। अब मान लो एस फॉर सब्सिडी, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट पेमेंट, डी फॉर डिफेंस, एस फॉर सब्सिडी। ये सारे जो खर्चे हैं ये असेट लाइबिलिटी पे फर्क नहीं डालते हैं, तो हमें इन्हें कम करना है। अब इसीलिए तुम कभी नोटिस करो, सरकार देखो डिफेंस को छोड़ दो और सब चीज़ में धीरे धीरे खत्म कर रही है। नौकरियां खत्म कम हो रही हैं। जल्दी बताओ, हमारा फोकस क्या है, इसको कम करना। जब इसको कम करेंगे तो क्या बढ़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, वही इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, सेविंग। सैलरी नहीं, सेविंग्स। अब ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कम, इसलिए देखो गवर्नमेंट जॉब्स कम हो रही हैं। इंटरेस्ट पेमेंट का हम कुछ कर नहीं सकते, जो लोन ले चुके हैं उस पर तो भरोगे ही, है ना। डिफेंस, इंडिया मजबूर है, इधर पाकिस्तान इधर चाइना, ठीक। और सब्सिडी तुम देखो धीरे धीरे खत्म हो रही, तभी तो मोदी जी कह रहे हैं कि जिन लोग गैस सिलेंडर में सब्सिडी ले रहे हैं प्लीज गिव अप देयर सब्सिडीज। नहीं बोला है मोदी जी ने, बोला है ना सब्सिडी अपनी छोड़ दो। ले रहे हो सब्सिडी, दे रहे हो तुम लोग सब्सिडी, पता ही नहीं। तो कोई बात नहीं, अब ये चीज़ें समझ में आई। अच्छा मान लो डिसइन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट, तो किस में जाएगा। डिस डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, कंपनी का कुछ हिस्सा बेच देना। 100% कंपनी तुम्हारी थी, तुमने 10% बेच दी, गवर्नमेंट अपनी 10% कंपनी बेच देगी, तो ये किस में आएगा। पहले तो रेवेन्यू है कि एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर है। तुम लोग हो घर से, है ना। कितने रेवेन्यू है ना। अब कैपिटल है कि रेवेन्यू है, आर आर है कि सी आर है। सी आर क्यों है, असेट कम हो रहा है। डी नॉन डेट है कि डेट है, नॉन डेट। समझ में आ रहा है। एग्जाम में वो 8 ही 10 वर्ड्स पूछता है, डिसइन्वेस्टमेंट पूछ लेता है एमसीक्यूज में, टैक्स पूछ लेगा। अच्छा मान लो इफ गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन सर्टेन स्कीम, डिपेंड करेगा कैसी स्कीम है। मिड डे मील योजना है ना, या कोलैटरल फ्री लोन बांटे जा रहे हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें और समझ लो, जब भी गवर्नमेंट की कोई स्कीम पढ़नी है वो हमें पढ़नी पड़ेंगी, 20-25 स्कीम्स उसी में क्वेश्चन आता है। स्कीम्स दो तरीके की होती हैं, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और एक क्या होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसका मतलब क्या होता है, तो जल्दी। सेक्टर एंड स्पॉन्सर्ड, देखो जब भी गवर्नमेंट कोई स्कीम चलाती है ना, तो स्कीम चलाने में क्या सबसे ज़रूरी है, रुपए, स्कीम चलाने का फंड, और उस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन। अरे हमने तुमको पैसे दे दिए फ्री चावल बांट दो, पर फ्री चावल बांटने में ट्रक व्रक लगेगी ना। अब देखो, जो स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार खुद से रुपए भी सारे लगाए और पूरा इम्प्लीमेंटेशन भी खुद करे, वो होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। समझ में आ रहा है, आयुष्मान भारत, वो स्कीम जिसमें कुछ पोर्शन इज शेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सर्टेन पोर्शन इज शेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्पॉन्सर बिल्कुल चीफ मिनिस्टर सर, कोई बात नहीं, जरूरी तो है। सेक्टर और स्पॉन्सर्ड। अच्छा जैसे ये मान लो, हाँ, एक इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सेक्टर और स्पॉन्सर्ड में अंतर समझ में आया। आई स्पॉन्सर समझते हो ना, याद कैसे रखोगे। अभी जैसे आईपीएल का स्पॉन्सर मान लो कौन है, टाटा है ना, टाटा आईपीएल। तो आईपीएल कौन करा रहा है, टाटा नहीं करा रहा, आईपीएल की गवर्निंग बॉडी करा रही है, टाटा तो सिर्फ उसका स्पॉन्सर है। समझ में आ रहा है। अब जैसे नेशनल पीजी में एक इवेंट है, तो हमने उसको कोई स्पॉन्सरशिप दी, तो हम थोड़ी वो इवेंट करा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या, स्पॉन्सरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, इज डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल सेक्टर। हाउ, in the central sector scheme the 100% fund is given by the government of India, while in central sponsored scheme certain amount is only given by the government of India। स्पॉन्सर कर रहे हैं बस। टाटा आईपीएल, आईपीएल गवर्निंग बॉडी करा रही है, टाटा इज अ स्पॉन्सर। टाटा आईपीएल इसलिए लिखा कि चीफ स्पॉन्सर है, बहुत लोग स्पॉन्सर करते हैं। समझ में ये पूछता है एग्जाम में, याद रखना, स्पॉन्सर एंड सेक्टर। मोस्टली खर्चा किस में हो रहा होगा, सेक्टर में। समझ में आया, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, आगे लिखो। अच्छा ये बताओ, स्पेक्ट्रम फी कहाँ जाती होगी, स्पेक्ट्रम फी कहाँ जाती होगी। स्पेक्ट्रम क्या होता है, बेड,
बेट, बेटिंग स्पेक्ट्रम होती है। स्पेक्ट्रम क्या होता है बताओ? स्पेक्ट्रम क्या होता है? अपने फ़ोन में तुमने ये देखा है? वाईफाई, ये नेटवर्क। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, ये जो तुम्हारे पास आ रहा है ना, ये क्या है? ये क्या है बताओ? वेवलेंथ है। क्लास 10th में पढ़ा होगा, गामा बीटा सिग्मा, ये सब वेवलेंथ है। विवग्योर हम देख पाते हैं। तो वेवलेंथ पे ही तो चीज़ें ऑपरेट होंगी। अगर एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से मैंने भी तुम्हें फ़ोन किया, मान लो मैं अभी दिल्ली में अपनी मौसी को फ़ोन करूँ, तो मेरी मौसी फ़ोन उठाती है, मैं यहाँ से फ़ोन करता हूँ, ये किसी तार से जुड़े हुए हैं। सिग्नल, सिग्नल्स कहाँ है? हवा में। तो वो हवा पे कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अगर वो किसी को बेच देंगे, जैसे इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, अगर स्पेक्ट्रम सेल कर देंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। फिर वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ कोई एक पर्टिकुलर कंपनी खरीद लेगी, कभी भी चाहेगी तो रोक देगी। तो गवर्नमेंट इसकी फीस वसूलती है कि अगले 5 साल तक के लिए 5G में ऑप्शन कर दो, कौन कौन सी कंपनियों को दूंगी मैं, ये क्या नेटवर्क, ये जो नेटवर्क मिल रहा है तुमको, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम फी। तो गवर्नमेंट बहुत मोटी कमाई करती है इससे, तुमको समझो कितनी मोटी होती होगी। जियो, तभी तो जियो कर पाएगा जब जियो के पास स्पेक्ट्रम होगा। कोई तार थोड़ी जुड़ा हुआ है जियो टू जियो। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जैसे तुमने सुना होगा, जो सन क्रीम होती है UV A B C, जितना जितना ज़्यादा स्पेक्ट्रम कवर होगा उतनी अच्छी सन क्रीम होगी। जब सन क्रीम खरीदते हैं तो सन क्रीम में एक चीज़ चेक करना, जितना ज़्यादा वाइडर रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम वो कवर कर रही होगी, उतनी वो महंगी होगी, कि वो आपको उतनी रेंज से प्रोटेक्ट कर रही है। और जितना कम स्पेक्ट्रम होगा उतनी चीपर क्वालिटी की होगी। स्पेक्ट्रम समझ गए? स्पेक्ट्रम की सरकार क्या करती है? ऑक्शन। अब स्पेक्ट्रम से सरकार को क्या आता है? फी। अब वो फी किस में जाएगी बताओ? कैपिटल में कि रेवेन्यू? एक्सपेंडिचर है कि इनकम है, पहले तो बताओ। इनकम है। तो कैसी इनकम है? हाँ, रेवेन्यू, कैपिटल, रेवेन्यू। क्यों रेवेन्यू? नॉट अफेक्टिंग द असेट और लाइबिलिटी। अब कैसा है, डेट की नॉन डेट? NDCR। ये प्रैक्टिस खुद करनी है, और जो बेवकूफ़ है वो नहीं करेगा। इससे ज़्यादा कोई अच्छे से समझ नहीं। मैं 100% बता रहा हूँ। आता ही नहीं होता, और जिनको आता होता है वो टीचिंग क्यों करेगा ये? है ना, एवरीवन हैज़ देयर ओन एम्बिशंस। है ना? वो आ रहा है CA को, अच्छे लॉयर्स को, नॉट एवरीवन इज इनटू टीचिंग। तुम ये जाके आज अच्छे से प्रैक्टिस करना। बहुत ज़्यादा, कितने कम से कम एग्जाम्पल्स। प्रैक्टिकली तुमको एग्जाम में लिखना नहीं है, तुमको बस चेन समझ में आनी चाहिए, फट 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 फट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी किस में आएगी और टी बिल किस में आएगा? बिल क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोगों से उधार उठाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आम आदमी से उधार उठाती है। जब वो उधार 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज, तीन टाइप के टी बिल आते हैं। तब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब तुमसे पैसा लेगी, और बदले में तुमको एक क्या दे देगी? बॉन्ड। पेपर पे साइन करके दे देगी कि XYZ, आई एम टेकिंग योर 1 लाख रुपी, आई विल गिव यू 1.1 आफ्टर ईयर। जब भी इस कूपन का एक्सपायरी डेट 1 साल से ज़्यादा होता है, तो उसको बोलते हैं GSEC, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और जब इस कूपन की वैलिडिटी 1 साल से कम की होगी, 91 डेज के भी टी बिल्स आते हैं, कि मतलब आज खरीदा, गवर्नमेंट को पैसा दिया, 91 डेज बाद गवर्नमेंट मुझे बढ़ा के पैसे देगी। 182 डेज के भी आते हैं, 364 के भी आते हैं। तो ये बताओ, टी बिल और गवर्नमेंट सिक्योरिटी किस में आएगी? टी बिल और गवर्नमेंट सिक्योरिटी से सरकार को पैसे मिल रहे हैं या जा रहे हैं? उस टाइम तो मिल रहे हैं, उस टाइम तो मिल रहे हैं, तो किस में आएगा? रेवेन्यू में। अभी जो रेवेन्यू है, इससे असेट लाइबिलिटी में कुछ फर्क पड़ रहा है? बताओ। बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है ना, अब बढ़ा के देने होंगे। है ना? तो डेट क्रिएटिंग है कि नॉन डेट क्रिएटिंग? डेट क्रिएटिंग। एग्जाम में 10-12 चीज़ें ही पूछता है। एक तो डिसइन्वेस्टमेंट पूछता है, टी बिल पूछता है, GSEC पूछता है, और क्या पूछ लेता है? डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। अच्छा, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना लोन पे करके आ जाए वापस, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 50 लाख का लोन था, इस बारी पैसे आ गए, 50 लाख वापस दे के आ गए, तो किस में आएगा? हाँ, कौन सा एक्सपेंडिचर है ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसमें भी दो पार्ट थे। नहीं, एड्स के अलावा जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो किस में आ जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राफेल खरीद के ले आई तो? जल्दी बताओ। अरे तुम इतना देशभक्ति ना बताओ, अभी इकोनॉमिक्स बताओ। वो सब मुझे अभी पता है कि नहीं सर, हमने अपनी सेना बना ली। किसमें आएगा? रेवेन्यू की? रेवेन्यू एड्स वाले पार्ट में आ जाएगा। और वहाँ एड्स किसी को बोल मत देना, ये तुम्हें याद करने के लिए बोला है। एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेमेंट, डी फॉर डिफेंस, एस फॉर सब्सिडी। आप फटाफट बजट के क्वेश्चन खत्म करते हैं, बजट इज कंप्लीट। 1 मिनट।
चलो, ये मैंने तुमको जनरल आइडिया दे दिया बजट होता है क्या और बजट से कैसे कैसे एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस करेंगे। अब इस वाले बजट को थोड़ा समझ लो, तुमसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बट तुमको फिर भी समझ में आना चाहिए इस साल हुआ क्या। केसीसी सब समझते हैं क्या है केसीसी? किसान क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड समझते हैं सब क्या होता है? आपको पहले से आपको पहले पैसा मिल जाता है एक तरीके का, पहले से आप एक्सपेंडिचर डिसाइड कर सकते हो। अन्नदाता कौन है? फार्मर। कभी एग्जाम में अन्नदाता नाम पूछे? क्योंकि मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी ने एक नाम और रखा हुआ है, जो पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज होते हैं, पर्सन पीपल विद डिसेबिलिटी, उनका नाम बताओ क्या रखा है मोदी जी ने? अन्नदाता। दिव्यांग। दिव्यांग क्या बोलते हैं? इस पे क्वेश्चन पूछता है, एक तो दिव्यांग, दूसरा अन्नदाता नाम दिया हुआ है, एक उन्होंने नाम और दिया है व्योम मित्र। ये कौन है? व्योम मित्र, इस पे भी एग्जाम पूछा, व्योम मित्र कौन है? कौन है व्योम मित्र? एस्ट्रोनॉट कौन होता है? और कॉस्मोनॉट? दोनों स्पेस में जाते हैं, पर स्पेस रेस इज पॉपुलर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज? एक तो यूएसएसआर और एक अमेरिका। इंडिया आज तक चांद पे, और चंद्रयान क्या था फिर? इंडिया का कोई आदमी गया है? नहीं गया है। अभी हम स्पेस में बहुत पीछे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में बहुत आगे हैं। समझ में आ रहा है? फोर्थ फोर्थ नंबर पे अपन रहते हैं, फोर्थ फिफ्थ नंबर, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड है वो हमसे बहुत आगे हैं। उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है। 1953 में मून पे इंसान भेज दिया था, हम 2035 में भेज रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या नमन? कितने जनरेशन पीछे चल रहे हो अमेरिका से? तो मेहनत मेहनत करके पाटो और क्या। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, कॉटन। यहाँ से कॉटन से एक क्वेश्चन बता दो, इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ पे होती है? जल्दी बताओ, कहाँ होती है इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉटन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया? गुजरात, वेस्ट बंगाल, यूपी एंड बिहार। गुजरात। ध्यान कैसे रखोगे, इसीलिए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ है? गुजरात में, क्योंकि चीपर कॉटन। चले आगे। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ सीख लो, इस बारी इन्होंने बिहार को बहुत सारी चीज़ें दी हैं, क्यों? बिहार को इतना कुछ क्यों मिला इस बारी? ध्यान करो, बजट में इतना सारा चीज़ें बिहार को क्यों मिला है? मैं तुमको पहले एक चीज़ बताता हूँ कि बिहार को इस बार बहुत पैसे मिले। अजम्पशन नंबर वन। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर इसको बहुत सारे पैसे मिले हैं तो क्यों इसको बहुत सारे पैसे मिले? जल्दी बताओ। हुँ? सरकार किसकी है? हाँ, बीजेपी की सरकार का, एनडीए की सरकार है। बीजेपी के पास कितनी सीट थी? लगभग 230। बाकी एक आई थी चंद्रबाबू नायडू से, वो इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। और किससे आई थी? नीतीश कुमार, वो इज फ्रॉम बिहार। अगर इनको खुश नहीं रखूंगा, तो अब जो निर्मला सीतारमन 565 लोग, 545 लोगों के पास आई थी कहने कि ये है कागज़, इसकी चाबी दे दो, तो 273 लोग चाहिए ना, यस 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 बोले। अब उस दिन 240 बोलते तो सरकार गिर जाती। समझ में आ रहा है? तो पीछे से ये लोग बोलेंगे ना कि देखो हमको ये चाहिए, तब हम पास कराएंगे। तो बिहार में क्या बना रहे हैं? मखाना। मखाना बोर्ड। अब मखाना, मखाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अगर तुम यूएस चले जाओ, मखाना खाना है, क्या बोलोगे वहाँ? बोलो। क्या क्या बोलेगा? व्हाइट सर्कल। व्हाइट सर्कल में तो तुमको बहुत कुछ दे सकता हूँ मैं। व्हाइट व्हाइट सर्कल नहीं, फिर भी इसको क्या कहते हैं? बताओ तो, इसको कहते हैं क्या है? मखाने को क्या कहते हैं? व्हाइट सर्कल, जल्दी बताओ। शायद फॉक्सनट बोलते हैं, मैं आई एम नॉट श्योर। आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद यही बोलते हैं, गूगल कर लेना, देखना। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ समझो, जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये क्या होता है? जैसे मान लो मेरी प्रॉपर्टी है कुछ, तो मेरा प्रॉपर्टी पे राइट है। अमेरिका में एक जूरिस्ट हुआ, याद नहीं करना है, जॉन लॉक। उसने बोला था गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आदमी के 3 राइट्स उसको दे दे। कौन कौन से 3 राइट्स बताओ? कौन से 3 राइट्स ऐसे हैं जिसके बिना तुम नहीं रह सकते? ह्यूमन राइट तो है ही। कौन सी 3 चीज़ें तुम्हें चाहिए ही चाहिए, तुम गवर्नमेंट को नहीं दोगे? एक तो लाइफ, भाई मेरी लाइफ ही ले ले, लाइफ तो चाहिए मेरे को अपनी। और लिबर्टी, अरे बेसिक नीड ही छोड़ो, लिबर्टी, आज़ादी, है ना? और अपनी प्रॉपर्टी प्रोसेस करने की पावर, ये 3 चीज़ें तो चाहिए। ये तीनों है तो सब आ जाएगा, क्यों नहीं आ जाएगा सब? तुम्हें 3 चीज़ों अपने मजबूत रखो, तुम्हें जो चाहिए वो रिप्लेस हो जाएगा। यू हैव लाइफ, यू हैव लिबर्टी एंड यू हैव राइट टू प्रॉपर्टी। मैं कुछ भी रखूँ। समझ में आ रहा है? अब प्रॉपर्टी कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी,
दिस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, दिस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, लैंड इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, हाउस एंड कार इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। एक होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब जो मैंने अपने दिमाग से बनाई। मैंने कोई मूवी बनाई, उसको टच कर सकते हो मूवी को? कैसे टच करोगे मूवी? नहीं कर सकते हो ना। तो ये मेरा क्या है, एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का इंटेलेक्ट। मैंने एक गाना बनाया, है ना, तो वो भी मेरी क्या है, प्रॉपर्टी। वो गाना जहाँ जहाँ बजेगा मुझे कुछ रॉयल्टी देगा ना। अब इंडिया में नहीं होता है ये, लेकिन यूएस वगैरह में होता है, जो डीजे गाना बजाते हैं, तो तुम केस करो तो कर लोगे। कुछ रॉयल्टी उस सिंगर और उस गाने की होती है। किताब, मैंने कोई किताब लिखी, तुम उसको चोरी करके तुरंत जाके फोटोकॉपी करा के पढ़ लो। अब इंडिया में क्या है ना, इतने लूप होल्स है क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है ना। तो दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में एक टाइप की प्रॉपर्टी होती है जोग्राफिकल इंडिकेशन, जो ये कहती है कि कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो सिर्फ एक ही जोग्राफी में मिलेंगे, जैसे दार्जिलिंग की चाय, रामपुरी चाकू, समझ में आ रहा है, आगरे का पेठा, जो उस वो जगह की जोग्राफी से क्या हो, रिलेटेड, वो वहीं पे होता हो। नागपुर का, नागपुर का भी पेठा, नागपुर का संतरा, है ना। और बताओ। हाँ, कंडीला के लड्डू है क्या जीआई टैग? चेक करना, जीआई टैग है उसके पास। अरे तुमको लग रहा है इसका मतलब ये थोड़ी कि जीआई टैग होगा। लखनऊ के कबाब का भी जीआई टैग नहीं है। हाँ, अरे कबाब ज्योग्राफी पे कहाँ डिसाइड हो रहा है? साउथ की शुगर केन्स, उसमें क्या होगा? अच्छे होंगे, लेकिन वो ज्योग्राफी उस ज्योग्राफी में ही मिलते हो जरूरी थोड़ी। कॉफी होगी कर्नाटका में, कुछ जगह की कॉफी के पास है जीआई टैग। मतलब इंडिया में ले देके 500-600 चीज़ों के पास क्या है, जीआई टैग। जैसे ही आप जीआई टैग लेते हो, अगले 10 साल तक सिर्फ उस एरिया के लोग ही उस चीज़ का बिजनेस कर सकते हैं, जैसे बनारसी साड़ी, समझ में आ रहा है, जीआई टैग। मखाना बिहार का बहुत पॉपुलर है। मखाने को पिछली बार क्या मिला था, इसलिए क्या बना रहे हैं, खाना बोर्ड। इंडिया का नेक्स्ट फोकस किस पे है? ठीक है, फॉक्स नटी बोलते हैं, है ना, वाइट सर्कल, वाइट बॉल। अच्छा अब ये बता दो, हाई यील्डिंग सीड्स क्या होती है? वाइट बॉल दे दो। हाई हाई यील्डिंग सीड्स क्या होती हैं? हाँ, HYV सुना है? HYV, HYV का नाम कहाँ पे आता है? ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सुना है? इंडिया के पास खुद का अनाज नहीं था, तो हम यूएस से अपने लिए गेहूं मंगाते थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। यूएस हमें पता है कौन सा गेहूं देता था? बताओ कौन सा देता होगा? PL480। PL480 कौन सा वीट होता है, जो जानवरों को खिलाया जाता है? हम वही खाते थे 1965-66 तक। 1967 में लाल बहादुर शास्त्री ने किसको बुलाया? हाँ, लाल बहादुर कौन है, ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कौन है? MS स्वामीनाथन। एक साइंटिस्ट थे MS स्वामीनाथन, ये सब पूछता है, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को बोला यार ये इंडिया में तो बहुत प्रॉब्लम, खाना वाना भी कमी है, तभी तो तुम देखोगे ये 1967 में लॉन्च होगा क्या। और तुम 1965 में एक चीज पाओगे, जब लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया, जय जवान जय, क्यों जय जवान जय किसान, क्यों जय जवान जय प्लम्बर भी बोल सकते थे, जय जवान जय ऑटो वाला, हाँ? क्योंकि देश में खाने की कमी थी और वॉर भी हो रहा था पाकिस्तान से। खाने की कमी है, तभी तो 1967 में MS स्वामीनाथन को बुलाएंगे। तो वो क्या बोलते थे कि एक टाइम खाना खाओ प्लीज, टाइम खाना खाओ, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन कम है, तो जय जवान जय किसान। तभी 1967 में किसको बुलाएंगे? MS स्वामीनाथन का आगे नाम पड़ेगा फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। अब MS स्वामीनाथन क्या बोलेंगे, इंडिया के साथ एक प्रॉब्लम है, जो पूरी दुनिया का टोटल एग्रीकल्चरल लैंड है, वो सबसे पूरी दुनिया में जो एग्रीकल्चर होता है, अगर देश के हिसाब से देखोगे तो सबसे ज़्यादा साइज वाइज कहाँ होता है, इंडिया में। पर हमारा हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। कैसे? मेरे पास भी 10 एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़ याजदा के पास भी है। याजदा जो गेहूँ यूज़, जो भी सीड यूज़ करती है, वो उसको 100 किलो प्रोडक्टिविटी देती है, और मुझको देती है 1000 किलो। तो प्रोडक्शन लॉजिक से तो सेम होना चाहिए था, फिर ही क्या ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी। समझ में आ रहा है? इंडिया प्रोडक्शन में आज भी बहुत आगे, बट आर प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लो। तो इन्होंने एक चीज़ बोला, इन्होंने बोला कि देखो मैडम, नॉर्मल खेती करने से कुछ नहीं होगा, वी हैव टू इंट्रोड्यूस हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इन इंडिया। यहाँ से इंडिया में क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। और वहाँ से हम क्या बने, इंडिपेंडेंट। किस पे इंडिपेंडेंट बने, जल्दी बताओ। हाँ, अब यहाँ से देखो एक डेटा उन्होंने दिया है, अगर प्रोडक्टिविटी वाइज देखो तो दुनिया में सबसे आगे कौन है, तीनों का याद रखना है, जल्दी बताओ। अगर पैडी में देखो, पैडी क्या होता है? हाँ, पैडी चावल। चावल में प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है, USA की। वीट में देखो, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है, चाइना की।
अदर सीरियल्स, ज्वार बाजरा, इसमें कौन सबसे आगे है? यूएस। और पल्सेस में यूएस सबसे। हमारे साथ दिक्कत क्या है? हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, इसीलिए हम क्या लॉन्च करेंगे? नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। समझ में आ रहा है? आगे चलें? आगे चलो, इस पे नहीं जाना है, बस यहाँ से एक फैक्ट याद रखो। जो पल्सेस होती हैं, पल्सेस समझते हो क्या होती हैं? दालें। दालों में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर दुनिया का कौन है? इंडिया। सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है? इंडिया। और उसके बाद भी हम सबसे बड़े इंपोर्टर भी हैं, मतलब समझे? देखो, एक तो हम पल्सेस सबसे ज़्यादा उगाते हैं, उसके बाद हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी कर लेते हैं, और उसके बाद भी हमें बाहर से मंगानी पड़ती है। इंपोर्टर भी हैं, क्यों? आधा नॉर्थ इंडिया कहाँ खाता है मीट, चिकन, अंडा कौन कौन खाता है, और उसके बाद फिर प्रोटीन का सोर्स क्या बचा? दाल। समझ में आया? ये फिगर याद रखना, पल्स वाली चीज़। क्या चीज़ याद रखोगे इसमें? तुम वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो नमन? तो ब्राह्मण से क्या होता है? तुम खाते हो कि नहीं खाते हो, ये बताओ। नहीं खाते हो? हेलो। हाँ। इसमें कुछ नहीं याद रखना है हमें। हाँ। ये बताओ, ये मैंने यार यूट्यूब के लिए बनाया है अलग से, मैं बाद में रिकॉर्ड करूंगा। एमएसएमई क्या होती है? व्हाट इज एमएसएमई? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एंटरप्राइज? एंटरप्राइज क्या होता है? अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज एंटरप्राइज? इकोनॉमिक एंटिटी विच इज सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। ओनली गुड्स? सिर्फ गुड्स का हो सकता है? एंटरप्राइज का मतलब सिंपल होता है, जो गुड्स और सर्विसेज दोनों सेल कर रहा हो, या सिर्फ सर्विस कर रहा हो, या गुड्स। अगर मैं एक पंक्चर वाले की बात करूँ, तो पंक्चर बनाने वाला एंटरप्राइज है या नहीं? बिल्कुल है। वो टायर ट्यूब बेचता है, तो ही सेलिंग गुड्स। पंचर बनाता है, ही सेलिंग सर्विस। एक एंटरप्राइज। समझ में आ रहा है? चाय वाला, वो भी एंटरप्राइज। तो कौन नहीं है एंटरप्राइज? हाँ। कौन नहीं है फिर? सब एंटरप्राइज है। एंटरप्राइज का बहुत बड़ा डेफिनेशन होता है। ठीक। आगे चलो। हाँ। अब देखो, एक ये फिगर याद रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी कहाँ खुल रहा है? देख रहे हो बिहार के लिए क्या क्या है? दूसरा, हमने एक चीज प्रमोट कर रहे हैं, अब ये भी देखो, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन तुमको ये मैंने जान के बताया। देखो एक चीज सुनना, तुमने हैमलेज सुना है? हैमलेज, हैमलेज, हैमलेज। अरे कभी पलाशियो जाना, तो एक शोरूम देखना, हैमलेज। पहले इसका फन में था। हैमलेज क्या करता है? खिलौने बनाता है ना? और हैमलेज कहाँ की कंपनी है? इंग्लैंड, लंदन, यूके की। और इसको 2 साल पहले किसने खरीदा? अंबानी जी ने, है ना? अंबानी हैज़ नाउ बॉट हैमलेज ऑल्सो। हैमलेज दुनिया का टॉय प्रोड्यूसिंग में बहुत आगे है। ठीक। मैं पिछले मतलब मुझे कुछ काम की वजह से मन की बात भी सुननी पड़ती है मोदी जी की, तो मैं संडे को मन की बात भी बहुत सुनता हूँ। तो मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ, मोदी जी पता है किस पे बहुत फोकस कर रहे हैं? मेड इन इंडिया टॉयज़। अब तुम नेक्स्ट तुम देखना, इंडिया में जो बड़ी इंडस्ट्री बनेगी ना, वो टॉयज़ की बनेगी। बहुत फोकस है गवर्नमेंट का कि मेड इन इंडिया टॉयज़ बनाए जाए, क्योंकि हमारे पास खुद इतनी बड़ी मार्केट है। अच्छा बताओ, इंडिया को इतना विश्व गुरु क्यों बोलते हैं? कि मोदी जी की बहुत इज्जत हो रही है, क्यों हो रही है? यहाँ पे ना मार्केट, यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ी है। तुमने एक कंट्री का नाम सुना होगा, लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग का पॉपुलेशन कितना है? 8 लाख। और लखनऊ का पॉपुलेशन कितना है? 8 लाख। लखनऊ का पॉपुलेशन कितना है? लगभग 40 लैक्स। तो 5 लग्जमबर्ग लखनऊ ही है। समझ पा रहे हो? तो कितना न्यूजीलैंड, पूरे न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन कितना है? पूरा न्यूजीलैंड इज 50 लैक्स, लखनऊ इज 40-45 लैक्स। और 100% ये इंडिया है। अगर 40 लाख पकड़ में आ रहा है, तो 4 लाख अंदर छुपा था। मुश्किल है इंडिया में, है ना? कोई अपने सच्चे सही बताता है कि मेरे कितने बच्चे हैं? हाँ। अगर उसके बहुत बच्चे होंगे तो कोई फिगर नहीं देता है। नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। जैसे मेरे दादाजी के 11 बच्चे थे। सच में बच्चे थे 11 उनके। मेरे पापा के 10 भाई बहन हैं। ये क्या, तुमने नहीं? तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे तुमने नहीं, तुम्हें नहीं पता है? होते हैं यार, पहले बच्चे बहुत होते थे, 8-8 बच्चे, 10-10 बच्चे। तो अब ये देखो, तो मेड इन इंडिया टॉय हम क्यों प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया में लगभग 40 करोड़ बच्चा है। 1 करोड़ आदमी तो हर साल 12th दे देता है इंडिया में। 1 करोड़, 1 करोड़ 40 लैक्स के आसपास। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास इतनी बड़ी मार्केट है। अब इतनी बड़ी मार्केट है, तो दुनिया हमें बेच रही है। अब अंबानी जी भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे, लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो हमें अब नेक्स्ट किसका हब बनना है? टॉयज़ का। बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे तुम देखना, इंडिया में टॉय का मार्केट बहुत एक्सपेंड करेगा, 100%। क्योंकि हम सारे किस पे, कैसे टॉयज़ पे डिपेंड करते हैं? मेड इन चाइना, या यूजुअली बाहर के। बाकी एक ये ना थोड़ा शू, लेदर इंडस्ट्री फोकस करने को कह रहे हैं, ये सब हमें याद नहीं करना, अभी जो याद करना है वो भी आएगा। लेदर इंडस्ट्री पे क्यों फोकस करा रहे हैं? जल्दी बताओ।
बिकॉज लेदर इंडस्ट्री इज वॉट, लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव है तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो साइकिल बन जाएगी। समझ में आ रहा है? ये वाला चीज़ याद रखेंगे, ये वाला पार्ट। आगे आओ। अब इन्होंने ये तुमसे नहीं पूछेगा, बट तुमने एमएसएमई का नाम सुना? एमएसएमई, जल्दी बोलो। एमएसएमई सुना? एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई का डेफिनेशन क्या होता है? पूछता है एग्जाम में, पूछ सकता है। देखो, माइक्रो इंटरप्राइज, अभी इंटरप्राइज समझाया था क्या होता है। माइक्रो इंटरप्राइज पहले हम उसको मानते थे जिसकी इन्वेस्टमेंट धंधे में 1 करोड़ की थी और टर्नओवर कितना था, 5 करोड़। अब डेफिनेशन क्या कर दी है, जिसका भी इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ है और टर्नओवर कितना है, 10 करोड़, वो क्या कहलाएगा, माइक्रो। अब तुम समझ रहे हो देश में कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2.5 करोड़ से नीचे वाले को माइक्रो भी नहीं मान रही। कहाँ मान रही है? माइक्रो की डेफिनेशन उसने दी है कि जिसने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट कर रखा हो, 2.5 करोड़, और टर्नओवर कितनी करता हो, 10 करोड़, वो होगा माइक्रो। इस रोड पे बैठे 80% लोग माइक्रो भी नहीं है। कहाँ है माइक्रो? 10 करोड़ की टर्नओवर समझते हो, 10 करोड़। आगे चलो। माइक्रो स्मॉल, स्मॉल में क्या होता है, आप इन्वेस्टमेंट कितना करना है स्मॉल में, 25, और टर्नओवर, आप समझ में आ रहा है? इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर में अंतर क्यों बताया था? टर्नओवर और प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, टर्नओवर इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट यू आर जनरेटिंग आउट ऑफ द बिजनेस। अब देखो, मीडियम किसको मान रहे हैं, जिनने बिजनेस में 125 करोड़ इन्वेस्ट की हुई है और टर्नओवर कितनी करते हैं। माइक्रो स्मॉल और मीडियम है ये। मैक्रो तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये सरकार इनको छोटा बिजनेस देती है, एमएसएमई। यहाँ तक तो सरकार छोटे में ही लेती है बिजनेस, तुम्हारा 125 करोड़ इन्वेस्ट कर लोगे तब भी सरकार के लिए क्या रहोगे, मीडियम इंटरप्राइज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, लार्ज नहीं हो। द अमाउंट ऑफ मनी, कितना अमाउंट ऑफ मनी फ्लो कर रहा है ये देखो। इसमें बस पीएम स्वनिधि याद रखो। पीएम स्वनिधि क्या है, क्या है पीएम स्वनिधि, ये पूछ लेगा स्कीम्स में। अब बाकी बजट में 50 चीज़ें घूमते रहो तो कोई मतलब नहीं है। अगर बजट से क्वेश्चन आना होगा, बनना होगा, तो यहीं से बन जाएगा, और नहीं बनना होगा तो तुम्हारी एज में लोगों से नहीं बनेगा, फिर उस क्वेश्चन को वहाँ एग्जाम में छोड़ना है। स्वनिधि योजना क्या है, बस इसको तुम याद रखो कि ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। किसके लिए है? स्ट्रीट वेंडर। क्वेश्चन पूछ ले कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कौन सी स्कीम है, पीएम स्वनिधि। और ये आती किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। किसके लिए है? स्ट्रीट वेंडर्स, जो सब्जी बेचने आते हैं लोग, जो रेडी लगाते हैं, जो पान लगाते हैं, ये सारे लोग किस स्कीम में कवर होते हैं, पीएम स्वनिधि। और अटल टिंकरिंग लैब्स क्या है, तुम लोग के तो स्कूल में भी होगी, नहीं है? अटल टिंकरिंग लैब, कोई केवी से पढ़ा है, केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा है कोई? अटल टिंकरिंग लैब, बस ये याद रखो, छोटे बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों को हम क्या प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे याद रखोगे, जल जीवन मिशन। हमने बोला था 2024 तक, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था पिछली बार, 2024 तक हर घर नल से जल, टैप वाटर फॉर ऑल। मोदी गवर्नमेंट ने बोला था 2024 तक मैं हर घर में पानी कहाँ से पहुँचा दूंगा, टैप से, टैप वाटर फॉर ऑल। नहीं पहुँचा पाए, अब हमने इसका एक्सटेंशन कहाँ तक रखा है, अब ये कह रहा है 28 तक कर देंगे। एग्जाम में जब पूछा था तो पूछा था 24 क्या है। अच्छा ये बताओ, असेट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। असेट मोनेटाइजेशन क्या होता है? देखो, अब ना ये वाली गवर्नमेंट असेट्स का मोनेटाइजेशन बहुत कर रही है। मतलब जब हम सुनते हैं ना अडानी ने एयरपोर्ट खरीद लिया, तो अडानी एयरपोर्ट खरीदता है, गवर्नमेंट कुछ साल के लिए बेच देती है असेट को। एयरपोर्ट इज एन असेट, इट विल हेल्प यू मनी, इट विल हेल्प यू जनरेट मनी। उस असेट को मैंने मोनेटाइज कर दिया, मतलब मेरा हाईवे निकला हुआ था, मैं सरकार हूँ, हाईवे निकला हुआ था, अब मैं हाईवे से क्या वसूल कर पा रहा था, सिर्फ टोल टैक्स। अब मैं क्या करूंगा, वो हाईवे अडानी को दे दूंगा, जैसे मथुरा दिल्ली एक्सप्रेसवे दे दिया। अब अडानी क्या करेंगे, अडानी मुझे इकट्ठा पैसा दे देंगे अगले 20 साल तक। मान लो मैं टोल वसूलता कितना हर साल, 5 करोड़। अडानी आएंगे, अडानी बोलेंगे अगले 20 साल का मैं इकट्ठा ले लो मुझसे। अब ये 20 साल के लिए हाईवे किसका, अडानी का। खरीदा नहीं है, बीओटी मॉडल खरीदा नहीं है, सिर्फ ले लिया है। अब गवर्नमेंट के पास 100 करोड़ आ गए, गवर्नमेंट इस 100 करोड़ से नया हाईवे बना देगी, और अडानी, जो सरकार 5 करोड़ वसूल पा रही थी, अडानी शायद इससे 10 करोड़ वसूल लेगा। क्योंकि अडानी जी क्या करेंगे, सिस्टम एफिशिएंट रखेंगे, 4 सरकारी नौकर रखने से अच्छा एक आदमी से वो काम कराएंगे, होर्डिंग्स लगवा देंगे तो प्राइवेट कंपनी से ऐड का पैसा भी वसूल लेंगे। समझ में आ रहा है? उस हाईवे से जितना भी पैसा जनरेट किया जा सकता है वो जनरेट कर लेंगे, बीच में ढाबा भी खुलवा देंगे। तो सरकार उस हाईवे से निकाल पाती 100 करोड़, अडानी उस हाईवे से निकाल देंगे 200 करोड़। तो 100 करोड़ अडानी का फायदा, 100 करोड़ सरकार को मिल गए, और असेट सरकार की सरकार के पास ही रही। रोड तो रही तो उसी की, बस 20 ही साल के लिए तो गई है। अब यहाँ से सरकार का देखो कौन सा कॉस्ट बच रहा है, एड्स वाले में ए वाला पार्ट, जितने लोग उस हाईवे के रख रखाव के लिए चाहिए थे अब नहीं चाहिए, वो अडानी का हेडेक है।
समझ में आ रहा है? रोड में गड्ढा हो रहा है तो सरकार का हेडेक नहीं है। कभी एग्जाम में पूछ ले असेट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर तुमको ये चीज़ याद रहेगी तुम ऑप्शन देख के मार्क कर लोगे। चले आगे। ये कुछ नहीं है, ज़रूर नॉट ज़रूरी, ये भी ज़रूरी नहीं है, टूरिज्म भी ज़रूरी नहीं है। अब इस पे आ जाओ, जल्दी आओ क्वेश्चंस पे। अच्छा हाँ, एक चीज़ ये याद कर लो। सबसे पहले बजट में क्या बताया था कि या तो पैसा आएगा या फिर जाएगा। हमें सबसे ज़्यादा पैसा आ कहाँ से रहा है, बताओ इसमें देखो। रुपी कम्स फ्रॉम, रुपी कहाँ से आ रहा है, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, समझ में आया? 24% जो भारत सरकार के पास पैसा आता है वो हम उधार लाते हैं। अब उधार लाओगे तो तुम्हारा कौन सा कंपोनेंट बढ़ गया, इसका आई वाला पार्ट, इंटरेस्ट बढ़ गया ना नेक्स्ट ईयर, ज़्यादा उधार बढ़ गया। मतलब 24%, अगर हम 100 रुपये खर्च करते हैं उसमें 24 रुपये कैसे होते हैं, उधार के। समझ में आ रहा है? तो देश किस पे चल रहा है, उधार, उधारी पे। समझ में आ रहा है? पहला याद रखो और दूसरा याद रखो क्या, इनकम टैक्स। कभी एग्जाम में पूछ ले इनकम टैक्स ज़्यादा वसूल होता है या फिर कॉर्पोरेट टैक्स, तो आंसर क्या होगा? अरे तुम लोग अंधे हो क्या आग से? 17% और 22% और, अच्छा तुमने चश्मा नहीं पहना हुआ है तो क्यों आए हो तुम यहाँ पे? इनकम टैक्स, उसके बाद जीएसटी और उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स, ये हमेशा याद रखना है। मतलब बुरा मत फील करो, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। इनकम टैक्स फिर जीएसटी फिर कॉर्पोरेट टैक्स। बस हमने कॉर्पोरेट टैक्स बता दी, तुमने समझ ली क्या होता है कॉर्पोरेट टैक्स। हाँ, जो कंपनी पे करती है, एक होता है इंसान, एक होती है कंपनी। कंपनी कुछ टैक्स पे करती है, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स। पहले जब मोदी जी नहीं आए थे तो कॉर्पोरेट टैक्स वॉज 30%। मोदी जी ने इसको तुरंत गिरा के कितना कर दिया था, ताकि कॉर्पोरेट ज़्यादा पैसे बचाए तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये याद रखोगे। सबसे ऊपर बोरोइंग्स, और टैक्स में सीक्वेंस पूछ लो तो सबसे ऊपर, फिर फिर तो सबसे ज़्यादा देश में का पैसा कहाँ से आ रहा है, बोरोइंग से, फिर जीएसटी, फिर कॉर्पोरेट टैक्स। अब देखो इसमें छोटी छोटी चीज़ें भी लिखी हुई है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट, नॉन टैक्स रिसीट, ये सब समझाई थी ना। ये इसीलिए समझाई थी, तुमसे एग्जाम में नहीं पूछेगा पर तुम कभी देखोगे तो तुम ये सब देख देख के डरोगे। नहीं डरोगे कि क्या है, या तो बेवकूफ़ हो फिर इग्नोर कर दोगे। जैसे यहाँ लिखा है कस्टम्स, कस्टम्स भी एक तरीके की क्या है, ड्यूटी। जब बाहर से आप कुछ सामान मंगाते हो तो क्या लगती है, कस्टम ड्यूटी। तो ये रेवेन्यू है कि एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू। इस रेवेन्यू से एसेट लायबिलिटी में फ़र्क पड़ा, नहीं। इससे डेट बना, नहीं। तो ये किस में आ गया, समझ में आया? पक्का? आगे चलो। सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ हो रहा है, देख लो आराम से। अब इस चीज़ में क्वेश्चन पूछता है वो ध्यान से सुन लो। सबसे ज़्यादा पैसा हमारा कहाँ खर्च होता है, स्टेट्स को पैसा देने में। ये है इंडिया। जीएसटी से पहले क्या होता था, स्टेट अपना टैक्स वसूलते थे, सेंटर अपना वसूलते थे ना। अभी भी कुछ टैक्सेस स्टेट वसूलते हैं। इसलिए तुमने सुना होगा कि कश्मीर फाइल्स यूपी में टैक्स फ्री कर दी गई, फलाना स्टेट में टैक्स फ्री कर दी गई, है ना। तो जो एंटरटेनमेंट टैक्स है वो कौन वसूलता है, स्टेट। इसीलिए योगी आदित्यनाथ कंगना रनौत की सारी मूवी टैक्स फ्री कर देते, नहीं कर देते बताओ, कभी नोटिस करना। हाँ तो टैक्स फ्री, और ये सबसे ज़्यादा खर्चा का यार, ये वैसे बोलना नहीं चाहिए नहीं। चलो कोई बात नहीं, कंगना रनौत से डर नहीं लगता है। स्टेट शेयर ऑफ टैक्स से सबसे ज़्यादा पैसा कहा जा रहा है स्टेट। देखो होता क्या है, सेंटर अपने पास पैसा वसूलता है और सेंटर बताता है मैं स्टेट तुमको दे दूंगा, मैं सेंटर हूँ तुम लोग स्टेट हो। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 280 है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो सबसे ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 280 में एक बॉडी है फाइनेंस कमीशन। कौन सी कमीशन, फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर्स बनाई जाती है। और फाइनेंस कमीशन बताती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगी पैसे उसमें से कितने स्टेट्स को दे देगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछता है फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। कितने साल में बनती है, 5 ईयर्स में। इसका काम क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बताती है। अभी इंडिया में कितना चल रहा है ये भी पूछता है, 42%। मतलब अगर मोदी जी के पास 100 रुपीज़ आते हैं तो ही डिस्ट्रीब्यूट्स 42 रुपीज़ टू हुम, डिफरेंट स्टेट। 100 रुपये अगर केंद्र सरकार के पास आया तो 42 रुपये स्टेट्स के पास चला जाता है। इसीलिए देखो, समझ में आ रहा है? आगे आओ, टैक्सेस का ये याद रखोगे और इसके बाद सेकंड याद रखना। बाकी याद करो, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड बताया था, जिसमें सेंट्रल कुछ पैसा देता है। सेंट्रल सेक्टर बताया था, डिफेंस बताया था, सब्सिडी बताया था, पेंशन वही हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा, उनको पेंशन देना पड़ रहा है ना, अदर एक्सपेंडिचर। और फाइनेंस कमीशन अभी तुमको समझा दिया, आर्टिकल 280। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आर्टिकल 280, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर्स,
डिसाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, द करंट स्टेटस इज 42%। चलें आगे। इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, डेफिसिट भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक चीज़ देख लो, ये बता दो। ये तुम मत सोचना स्लाइड्स क्यों मिस करा रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ फाइनेंस का भी ये कोर्स लेता हूँ, उसमें ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे ये बता दो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट? हाँ हाँ, याद करो मैंने तुमको बोला था सबसे पहले क्या जोड़ोगे अपने खर्चे, एक्सपेंडिचर, तो उसमें से क्या हटा दोगे, रेवेन्यू। अब ज़रूरी है कि हर बार पैसा बचे। 50 लाख एक्सपेंडिचर था, 46 लाख रेवेन्यू थी, तो 4 लाख का घाटा लग गया, यही 4 लाख क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट। अब तुम जब फिगर पढ़ोगे तो जैसे 3.3 लिखा है, 0.8 लिखा है, 3.3 का मतलब होता है 3.3% ऑफ जीडीपी। जीडीपी मतलब देश ने कितना कमाया, अगर देश ने 100 रुपये कमाया तो 3 रुपये कहाँ से कैसे हो गए, घाटे के। अगर 6% फिजिकल डेफिसिट है मतलब 100 रुपये कमाया तो 6 रुपये का क्या हो गया, घाटा। तो फिजिकल डेफिसिट कम करना है बढ़ाना है, कम करना है भाई, है ना। याद रखना है ये सब वर्ड्स। अच्छा एक चीज़ इसमें देख लो, सबसे ज़्यादा खर्चा देखो इधर कहाँ हो रहा है, डिफेंस में। फिर रूरल डेवलपमेंट में भी अच्छा खर्चा कर रहे हैं हम लोग, एजुकेशन में बहुत कम खर्चा कर रहे हैं। याद नहीं करना है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, अब ये याद रखना है, पहला बजट इंडिया में किसने दिया, जल्दी बताओ। ये पूछेगा, अब तुम्हें इतना ही पढ़ना था, जो आप बताने जा रहे हैं तुम्हें वही पढ़ना है, लेकिन जो अब बताया था असली में पैसे उस चीज़ के होते हैं। समझ में आ रहा है, इसके पैसे नहीं होते हैं। ये तो वो होता है क्या, ये तो कोई हिमांशु भी कर देगा। आओ, हाँ अब तुम पढ़ भी लिए हो, अब खाना पूर्ति करनी है, अब क्वेश्चन आएगा, वही एग्जाम में याद करके जाना है, इससे पहले का तुमको हमेशा याद रखना है, उससे इंटेलिजेंट कहलाओगे। समझ में आ रहा है। इंडिया का पहला बजट कब आया था, 18 फेब 1860। पहले देखो, पहले क्या होता था, एक ही बजट आती थी, पर 1924 में हमने अपना नॉर्मल बजट और रेलवे बजट अलग अलग कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब ब्रिटेन की जो सरकार थी वो किस पे फोकस करती थी, रेलवे पे। इसीलिए तुमने अगर एस्पिरेंट्स टीवी सीरीज देखी होगी तो वो बोलते हैं ब्रिटिशर्स इस देश को सिर्फ दो अच्छी चीज़ें देके गए, एक ब्यूरोक्रेसी और एक रेलवेज। इंडिया की रेलवे कितनी ज़्यादा वेल नेटवर्कड है। बनारस से अभी मैं उस दिन कुछ काम से गया था, आया था, तो कितनी ट्रेन है बताओ, गेस करो, बनारस टू लखनऊ। 18 17 ट्रेन है भाई, कितनी इतनी कितनी ट्रेन चल रही है। इंडिया की पहली ट्रेन कब ऑपरेट हुई, जल्दी बताओ। फर्स्ट ट्रेन क्वेश्चन पूछता है, पहली रेलवे कब बनी इंडिया की, 1853। कहाँ से कहाँ तक की, मुंबई टू थाने। हम्म, थाने बिहार में है। अबे गधों, जब पहली ट्रेन चलेगी तो शॉर्ट ड्यूरेशन में चलेगी ना, कि मुंबई से थाने चला दी पहले दिन। ये पास ही में है ना थाने, तो बहुत पास में, मतलब आजू बाजू ही है। आगे देख, हाईएस्ट नंबर ऑफ बजट, मतलब बजट देता कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर। मोरारजी देसाई तक कितनी बार दिया है बजट, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स, कितनी टाइम्स, 10 टाइम्स। निर्मला सीतारमन का कौन सा टाइम हो गया ये, 8 टाइम। आगे देखो, ये चीज़ समझा दी थी, इसमें बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ ना समझ में आ रही हो, कोई भी ऐसी चीज़ है तो नहीं समझ में आ रही, इसमें एक एक लाइन में क्वेश्चन है। ठीक, चले आगे। अब इधर बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है। 8 कंसेक्यूटिव बजट है निर्मला सीतारमन का। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया अब तक, मोरारजी देसाई। हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स। बजट टाइमिंग क्यों होती है, कितने बजे स्टार्ट होती है, अभी बोलोगे ये क्यों पढ़ा रहे हो, देखो इंटरेस्टिंग चीज़ है। ने चेंज किया था 2000 में या 2001 में आके, उससे पहले हम बजट शाम को 5 बजे लाते थे, बताओ क्यों, बजट शाम को 5 बजे क्यों आता था, रात को, रात को क्या हो जाता था। सो के उठता था 12 बजे, हाँ क्या, अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो अभी तुम बस सुनो, सुनो मेरी बात। देखो क्या होता था, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी वही तो हमें चला रही थी, और ब्रिटेन हमसे 5.5 घंटे पीछे चलता है। मतलब अभी अगर यहाँ पे बज रहा है 6, तो इंग्लैंड में बज रहा होगा 12:30। तो तुम क्या थे पहले, गुलाम। तुम सब लोग गुलाम थे, 5 घंटे लेट नहीं थे, फास्ट थे, फास्ट थे।
वो पीछे चल रहा है ना 12:30 बजे, लेकिन तुम सब गुलाम थे, मैं भी गुलाम था। तो पहले इंग्लैंड में डिस्कस हो जाएगा, जब उधर से दद्दू यस बोलेंगे तब इधर पास होगा। तो उधर क्या, उधर पास कराना होता था, तो जब उधर से पास हो जाता था तब यहाँ शाम को 5 बजे होता था। समझ में आ रहा है? तो 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको खत्म किया। तो बजट की टाइमिंग क्या होती है? 11 बजे। उसके पीछे कुछ रीजन है। ठीक। अब इसके बाद देखो, अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं सबसे ज्यादा कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ टाइम्स किसने निकाला है बजट, तो निर्मला सीतारमन। समझो बात को। मोरारजी देसाई ने टोटल 10 टाइम्स किया है। निर्मला सीतारमन ने लगातार 8 बार किया है। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार कितनी बार किया था? 6 बार। अब एक चीज बताओ, निर्मला सीतारमन एमपी लोकसभा या राज्यसभा? राज्यसभा। मतलब इंडिया में मिनिस्टर बनने के लिए यू कैन बी इधर फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा। एंड शी इज फ्रॉम कर्नाटका। समझ में आया? आगे चलो। पहला सवाल सॉल्व कर दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म बजट, जल्दी बताओ। हम्म। हम्म। इसमें लिखो लेदर बैग। द वर्ड बजट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, लिखो लेदर बैग। द वर्ड बजट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बुल्गा। तुम्हारी मर्जी, नहीं तो पास हो जाना एग्जाम में, एग्जाम से एक रात पहले आराम से पास हो जाना। हाँ, डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बुल्गा। अच्छा, लैटिन कौन सी भाषा है? लैटिन कहाँ की भाषा है? ग्रीस की। जैसे संस्कृत हिंदी के लिए है, वैसे इंग्लिश के लिए कौन है? ग्रीक और लैटिन। समझ में आ रहा है? तो लैटिन वर्ड है क्या? बुल्गा। बुल्गा से वर्ड कौन सा निकला? बजट। मतलब लेदर बैग। आगे चलो, आगे लिखो। इसे बता दो, फर्स्ट बजट कब आया? अभी बताया था 1860। 1816 लिखो, 18 फरवरी 1860। इसमें लिखो, द आंसर इज जेम्स विल्सन। द आंसर इज जेम्स विल्सन। नहीं समझ में आया? पहला कब आया? 1860। आंसर क्या होगा? जेम्स विल्सन। आगे चलो, लॉर्ड मेयो कौन है? बताओ अभी का, लॉर्ड मेयो कौन है? हु इज लॉर्ड मेयो? मुरारजी देसाई कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। अगर मैं तुमसे पूछूं फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन है? फर्स्ट नॉन कांग्रेस, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट नॉन कांग्रेस। समझ पा रहे हो मेरा सवाल? पहला नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है इस देश का? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो इंग्लिश नाम है कि हिंदी नाम है? हाँ। मेयो हॉस्पिटल सुना है? मेयो हॉस्पिटल, लखनऊ में एक मेयो हॉस्पिटल है। नहीं सुना है? मेयो हॉस्पिटल उन्हीं के नाम पे। अच्छा, मेयो स्कूल सुना है किसी ने? मेयो स्कूल, ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं इनके स्कूल, बच्चे कौन से स्कूल जाते हैं? डीपीएस? अंबानीज। अंबानीज स्कूल, कौन सा अंबानीज स्कूल है? एक उनका भी स्कूल है, एक उनका भी स्कूल है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्कूल होते हैं ना जो इंग्लिश टाइम से चले आ रहे हैं, जैसे, जैसे ऑक्सफोर्ड तो यूनिवर्सिटी है। जैसे, हम्म, हॉलमार्क। हॉलमार्क कौन सा स्कूल है? लामा टीनर। लामा टीनर कब का स्कूल है? लामा टीनर कब का स्कूल है? थोड़ा तुम लोग अपने में खेलो, पास हो जाना तुम एग्जाम से पहले तुम टेंशन मत लो। लामा टीनर कब का स्कूल है? लामा टीनर, हाँ, 1845। 1845। बेटो, सुना है एलएमबीसी, एलएमजीसी, लामाटीना बॉयज कॉलेज, लामाटीना गर्ल्स कॉलेज, ये 1845 के स्कूल्स हैं। लेकिन जो और बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं ना, जैसे मेयो कॉलेज, मेयो कॉलेज कहाँ पे है? अजमेर में। इनका फीस बताओ कितना होता होगा एनुअल? 14-15 लाख पर एनम। सिर्फ स्कूल फी होता है, ये स्कूल फी होता है। हाँ, अरे तो कम तो इतना लोगों का सीटीसी होता है भाई, एक बच्चे का फीस फीस है ये। नहीं समझ में आ रहा है? लाइक आई हैव सर्टेन फ्रेंड्स फ्रॉम दीज कॉलेजेस, बहुत अच्छे होते हैं, इसमें सब कुछ सिखाएंगे तुमको। हॉर्स राइडिंग भी सिखा देगा, और तुमको बहुत कुछ सिखाएगा। मतलब वो फाइन डाइनिंग भी सिखाएगा तुमको, खाना खाना भी सिखाएगा, वो कैसे यूज़ करना है वो भी सिखाएगा, बेसिक डिसेंसी भी सिखाएगा। क्लास में ये नहीं बोल रहा है पास हो जाता है, ये भी सिखा देगा। उसी चीज़ का वो प्रीमियम दे रहा होता है। समझ में आ रहा है? वो नहीं बोलेगा। क्यों? अच्छा, बस ये याद रखना, जेम्स विल्सन कौन है? 1860, फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम। आगे चलो, इसमें देख लो कौन है। इंडिपेंडेंस इंडिया का पहला बजट किसने निकाला?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीयूटी में 2 बार आया है, बताओ जल्दी। शेट्टी, आर के शनमुखन शेट्टी, इन्होंने इंडिया का पहला फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और पहला पूछ देगा तो जेम्स विल्सन, इंडिपेंडेंट इंडिया का शेट्टी। इसमें भी देखो आंसर क्या होगा, शनमुखन शेट्टी। पूरा नाम नहीं याद रखना है भाई, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर व्हाट, शेट्टी। आगे चलो, अब ये देखो, ये क्वेश्चन तुमको सबसे पहले बताया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन्ड इन द बजट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112, अप्रोप्रिएशन बिल इज नॉट इंपॉर्टेंट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 110, 266। 110 में तो फाइनेंस बिल था और 113 में डिमांड फॉर ग्रांट था। आगे चलो, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स बजट किसने पेश किया है, मोरारजी देसाई। हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स। यार एक वो भी लगा है, चलो आगे आगे लिखो, 10 टाइम्स हो गया। इसमें क्या होगा आंसर, विच प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंटेड द बजट फॉर द फर्स्ट टाइम इन पार्लियामेंट, विच प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंटेड, इंदिरा गांधी। नहीं है इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। समझ में आ रहा है, पीएम ही बन गया और मैं बन गया। हाँ, 1977 फर्स्ट नॉन कांग्रेस। अब यार देखो, इसमें मेरे हिसाब से 10-15 क्वेश्चन है, और उसको परेशान मत हो, वो अपन नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, या फिर ये स्लाइड ले लेना। नीचे देखो सिर्फ सवाल सवाल है, मतलब ये मत समझो कुछ पढ़ाने का बचा है। समझ में आ रहा है। हाँ भाई, तो यहाँ तक के कुछ सवाल है, एग्जाम में तुमसे ये सवाल ही पूछेगा, एग्जाम में क्या रट के जाना है ये। लेकिन उससे असली चीज़ क्या थी, उससे पहले, क्योंकि ये चीज़ तो कोई भी करा देगा। मेरा यार एक स्लॉट है, चलो बाय बाय।